ओके, गुड इवनिंग एक बार फिर से सबको। हाँ सर, ओके। तो फिर स्टॉक मार्केट बेसिक्स, आज स्टॉक मार्केट बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे बोलो तो। लास्ट दिन हम लोग इससे पहले हम लोग मतलब लेटेस्ट में क्या कंप्लीट किए थे। लेटेस्ट में हम लोगों ने ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में देखे थे। हाँ सर, याद होगा आप लोगों को ट्रेडिंग टर्मिनल, मतलब स्टॉक को बाई कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे यस सर। लगाना है। हाँ, आई होप याद है सर। बस अभी थोड़ा सा ना धीरे धीरे जो लोग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किए आप लोग जिनमें से, या अगर आप लोग नहीं बना सकते तो फैमिली के किसी के मतलब पैन वगैरह यूज़ करके भी बना सकते हो। अच्छा, तो आप लोग अकाउंट ओपन करना चालू करो। जो लोग नहीं किया, जो लोग ऑलरेडी आ गए वो लोग प्रैक्टिस करना चालू करो। मिनिमम अमाउंट डालो मार्केट में, मिनिमम अमाउंट डालो। ज़रूरी नहीं अगर आपके डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में आप अगर 5000 भी डालते हो ना, तो उस वहाँ से आपको सारा का सारा पैसा यूज़ नहीं करना है। आप अपने मर्जी से कभी 500 का शेयर खरीदो, कभी 100 का शेयर खरीदो। पहले ना खेलना सीखो। नेट प्रैक्टिस समझते हो सर। अब लोग इतना दिन से अब लोग क्या कर रहे थे, जैसे आज सुबह ही मैं टेक्निकल एनालिसिस का क्लास था। तो आप लोग जानते हो एक सीनियर भाई, मतलब एक सीनियर है स्टूडेंट्स है, मतलब वो एक्चुअली इंडिया अंडर 17 रिप्रेजेंट किया है। तो मैं उन्हीं को पूछ रहा था, ये रिद्धिमान शाह लोग हैं ना सर, इन लोगों के साथ खेला है, अभी भी कभी कभी खेलने जाता है। तो मैं उनको पूछ रहा था तो कि भाई जैसे मेरा भी बचपन में थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स का हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में, थोड़ा बहुत क्रिकेट में मैं भी कुछ किया था। तो मेरे को पता है, तो उससे भी पूछ रहा था कि तुम तो हायर लेवल में अपने आप को लेके गए थे, तो क्या होता है। तो बोलता है कि मैं पूछा था कि बैट कब कितना दिन बाद पकड़े थे। बैट मतलब सर, अगर आप क्रिकेट खेलने का मन करता है ना आपको, तो आज अगर आपको बैटिंग, मतलब आप सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ और मैं आज मतलब कैंप में ज्वाइन किया या फिर जो भी कोचिंग कैंप है वहाँ पर गए और आपके हाथ में बैट दे दिया और बोलेगा कि भाई चलो मार के दिखाओ कितना अच्छा बैट्समैन है। ऐसा नहीं होता सर। मैं उसको पूछ रहा था कि भाई तुम्हें कितना दिन मिला था। बोला कि 15 डेज लगातार कंटिन्यूअसली, पहले मतलब दौड़ा भागा, फिजिकल एक्सरसाइज, बेसिक बातें क्रिकेट रिलेटेड, यही सब होता रहता था, फील्डिंग प्रैक्टिस। बोले बैट, बोले 15 डेज बाद फर्स्ट टाइम बोला कि भाई तुम बैटिंग करना आता है तो जाओ नेट में जाके दिखाओ कैसे बैटिंग करे। तो 15 दिन बाद उसके हाथ में बैट दिया। बंदा तो यही, मतलब मैक्सिमम लड़का तो यही फील करके मर जाएगा, मतलब जो भी स्पोर्ट्स पागल होते हैं कि भाई मैं तो बैट्समैन बनने के लिए लाया था, मेरे को तो बस दौड़ा और भागा कर रहा है। तो बेसिकली, तो पहले तो आपको 10-15 दिन आपका क्या चल रहा था, आप अपना क्या कर रहे थे सर, आप अपना फिजिक मतलब बेसिकली मेंटेन, मतलब जो स्टेटस को है, मतलब जो एक्चुअली आपको चाहिए वो आप मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद आपको बैट दिया गया और बोला गया भाई अभी नेट प्रैक्टिस करो। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को इतना दिन से क्या, इतना दिन से हम लोग इतना सारा चैप्टर्स, इतना सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने प्रैक्टिकल लेवल में, थियोरेटिकल लेवल में हम लोगों ने बातें की हैं। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अब आप लोग नेट प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम अमाउंट मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट में आओ। मार्केट कितना भी साइडवेज हो, डरने वाला बात नहीं है सर, क्योंकि ये इंडिया है, बैलेंस कर लेगा, मेरे को पूरा भरोसा है बैलेंस कर लेगा। इसके मतलब मार्केट साइडवेज है, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है ऑब्वियसली, बिकॉज लॉकडाउन डे बाय डे बढ़ रहा है। हमारे ममता दीदी भी लॉकडाउन कर दिया है सर आज से, आप लोग जानते होंगे। जो लोग बंगाल से कनेक्ट करते हो वो लोग जानते हो कि बंगाल में कर दिया सर लॉकडाउन, एटलीस्ट वो दिन आ ही गया। तो धीरे धीरे ऐसे अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन और होगा, लेकिन नेशनल लॉकडाउन नहीं होगा सर। तो इसके कारण क्या है कि बिजनेस का जो मूवमेंट है इसमें डाउन ट्रेंड जरूर होगा, बट एकदम क्रैश नहीं करेगा। ठीक है, तो आप आओ 500 1000 का कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, देखो कैसे आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर कोशिश करो कि पॉजिटिव रहने का, एक शेयर खरीदो, एक शेयर खरीद सकते हो सर, ओनली 1 शेयर यू कैन बाई। ठीक है, जो स्टॉक आपको पसंद है, ग्रुप में कितना सारा स्टॉक के बारे में डिस्कशन चलता रहता है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी नजर डालते हो तो आओ मार्केट को देखो, सीखो। 2 महीना 3 महीना जितना दिन मर्जी, मतलब जिसको जितना टाइम लगेगा, नेट प्रैक्टिस करते करते अपने आप को बिल्ड करो। फिर देखो धीरे धीरे ना मार्केट के साथ एडेप्टेबिलिटी आ जाएगा। और ये तो कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ सर, ये कोई एक दिन का प्रोसेस है या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एक दिन का बात है या 2 दिन का बात है। हाँ सर, बोलो ना। लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो फिर सीखते 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 अपने आप को बना ही लोगे। बस हाँ, रेगुलर अपडेशंस। और सबसे बड़ा बात क्या जानते हो सर, सबसे बड़ा बात है कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट मार्केट मीन्स इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स बिजनेस, बिजनेस मीन्स टोटल फाइनेंशियल वर्ल्ड।
ये एक बहुत बड़ा समुंदर है अगर एक तरह से सोचा जाए तो। ऑब्वियसली मतलब पूरा दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बना हुआ है, उसमें फाइनेंशियल वर्ल्ड या इकोनॉमिकल वर्ल्ड भी एक अपना जगह बना के रखा है। तो ये समुंदर में पहले तो तैरना सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले तैरना सीख जाए, फिर उसके बाद मतलब वो क्या बोलते हैं सर, स्कूबा डाइविंग कर लेना। आई होप आप लोग जानते हो, या और भी कुछ होता है मुझे नहीं पता। मतलब जो स्पेशलाइजेशंस है धीरे धीरे बन जाएगा सर, ठीक है? इसके बाद और भी ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों को लेना पड़ेगा, लाइक टेक्निकल एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का। कोई कोई स्टार्ट किया है, आई नो। तो ये सब एरिया है धीरे धीरे ही बनने का। लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मतलब स्टॉक मार्केट का जो मेन बेसिक ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन स्टेज में है। आज हम लोग एक स्पेशल एरिया में बात करेंगे, जैसे कि कुछ 5 कॉर्पोरेट एक्शंस है, 5 कॉर्पोरेट एक्शंस जो स्टॉक को मतलब स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट बहुत जोर का डालता है। और इसका मतलब आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अकाउंट्स या कॉमर्स रिलेटेड रिलेटेड स्टूडेंट्स हो, या फिर जिनका एकेडमिक में कॉमर्स वगैरह था या है, वो लोग इसके बारे में पहले भी सुना है अकाउंट्स करने के टाइम पे। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा या फिर उसका रियलिटी कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, ये शायद कभी सोचा नहीं है। आज साइज आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट है, जो मैं 5 कॉर्पोरेट एक्शंस या कंपनी लेवल में जो डिसीजंस लिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करना चालू करूंगा। और सर एक केस स्टडीज भी होगा। हाँ सर, हम बहुत दिन से बोल रहे हैं स्नेहाशीष, ये याद है कि केस स्टडीज, कंपनी लेवल का केस स्टडीज करना चाहिए ना? हाँ, तो आज एक केस स्टडीज का भी सोचा है सर। सर एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ऑब्वियसली केस स्टडीज होगा, अगर ज़रूरत पड़ने से मैं वो 5 कॉर्पोरेट एक्शंस को थोड़ा मतलब शॉर्टकट नहीं करूंगा, ज़रूरत पड़ने से उसको नेक्स्ट क्लास में मतलब शिफ्ट कर दूंगा कुछ पॉइंट्स। बट डी मार्ट का केस स्टडीज तो आज होके ही रहेगा। ओके, तो थोड़ा टाइम भी मैनेज करना है। ओके सर, चलो। गुड इवनिंग ऋषभ। ऋषभ सुनते पाচ্ছিস? गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। अच्छा सर, आप सबको मोटा मोटी एक आइडिया मिला ना सर, हम लोग आज क्या मतलब पढ़ना चाहते हैं? आइडिया तो हुआ होगा कि ये सर की ये रास्ते में हम लोग आज हम लोग का रास्ता तय करेंगे। हाँ अरिजीत, अरिजीत বোঝা যাচ্ছে? यस सर। ओके ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्क्रीन शेयर है सर, एक बार बोलना ना। Yes, sir. ओके सर, चलो। अच्छा, तो सर 5 कॉर्पोरेट एक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद कंपनी लेवल का एनालिसिस होगा। जैसे कि हम लोग आज सोचे हैं डीमार्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के साथ में डीमार्ट के बारे में पहले भी बात किया था कभी, नॉर्मली बताते बताते कि भाई देखो ये स्टॉक आईपीओ में क्या हिट किया था, ब्लॉकबस्टर था। ऐसे बातें मैं पहले भी क्लास में ज़रूर किया होगा, क्योंकि डीमार्ट वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, ठीक है? मैं जब से 2016 से, उस टाइम पे भी मैं क्लास जब स्टार्ट किया था तब स्टॉक मार्केट क्लास मोस्ट प्रोबेबली मतलब न्यूली स्टार्ट हुआ था, तभी भी एनालिसिस सही था उसमें। और एकदम आज वो स्टॉक तो मतलब ज़बरदस्त मतलब रिटर्न देता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, बात करेंगे सर, चलो। लेकिन बिफोर दैट हम लोगों को आज का जो मतलब टेक्निकल एरिया है, टेक्निकल इन द सेंस मतलब आपको जानना बहुत ज़रूरी है सर, स्टॉक मार्केट लेवल में 5 कॉर्पोरेट एक्शंस एंड उसका इम्पैक्ट कैसे गिरता है स्टॉक प्राइस पे। सर चलो चालू करो सर, चालू करो, एक एक करके चालू करो। यस सर, एक एक करके चालू करते हैं। ओके, तो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होता है सर? कंपनी बिजनेस लेवल में डिसीजंस लेते हैं। कंपनी जो होता है ना सर, ये बिजनेस लेवल में डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? कंपनी बिजनेस लेवल में डिसीजंस लेते हैं। क्या डिसीजंस लेते हैं? कंपनी डिसीजंस लेते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है? क्या करना चाहिए? इनिशिएटिव टेकन अप बाय कॉर्पोरेट एंटिटी दैट ब्रिंग इन चेंज टू इट्स स्टॉक। क्या प्रॉब्लम है किसको? अच्छा, सबको इतना प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो corporate actions and are initiative taken up by a corporate entity that bring in change to its stock. There are many types of corporate action that an entity can choose to initiate. A good understanding of these corporate actions gives us a clear picture of the company's financial health and also to determine whether to buy or sell a particular stock. बहुत लोग ना ये सब बेसिक बातें सीखना ही नहीं चाहता। सीरियसली मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं जब उनको बोलता हूँ कि वो बोलता है, मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं? मतलब ऑब्वियसली वो लोग उम्र में बड़े हैं, मतलब आई यू अंडरस्टैंड कि
करंटली अर्निंग एज में हैं, मतलब दे आर इन 30s 40s इवन 50s, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज कहीं से भी गैदर किया? बोले नहीं, अभी कभी कभी यूट्यूब से देख लेता हूँ और ये टीवी में तो बोलता रहता है। तो फिर मैं बोलता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? तो कोई बोलता है मेरा तो लाख का लॉस हो गया। हमारी तब आपको मतलब जब लाख का लॉस हो गया तब उनको मन करता है कि अब शायद पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे पहले सभी को ऐसे फीलिंग आता है। एक एक बार एक एजेड इंसान से बात हुआ था, वो कम से कम मार्केट में 7-8 लाख लॉस कर दिया है। ठीक है, एक बार तो एक जन से ऐसे भी वो मेरे मतलब तो ऑफलाइन में चल रहा था, तो मेरे को आके बोला था करीब 5-10 लाख लूट गया है मार्केट में। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट है सर, जो लोग आप लोगों से थोड़ा बड़ा है, अभी करंटली इंटर या फाइनल में होंगे, हाँ उनसे उनमें भी कोई कोई है जो 3 लाख 4 लाख मार्केट में डुबा के मतलब पापा का पैसा डुबा के फिर उनको लगा कि नहीं अब पढ़ना चाहिए तो फिर जाके पढ़ाई किया और अभी अच्छा परफॉर्म करता है सर मार्केट में, अभी अच्छा परफॉर्म करता है। तो सर बेसिकली पॉइंट है कि ये सब जो छोटा छोटा ट्रिक्स, मतलब छोटा छोटा मतलब बात छोटा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन किसी को पेशेंस से सीखना ही नहीं है। ठीक है, कि ये सब मैटर भी इम्पैक्ट करता है, इस सब मैटर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है मार्केट में प्राइस का मूवमेंट, कि आज एक स्टॉक का दाम 350 चल रहा है, अचानक से इसका दाम 400 क्यों हो गया, या फिर 350 से इसका स्टॉक प्राइस गिर के 300 में क्यों आ गया। इसके पीछे सिर्फ चार्ट और कैंडल का नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं रहता। चार्ट कैंडल जो भी होता है टेक्निकल के ना, वो चार्ट कैंडल तो अपना काम करेगा, लेकिन उसके पीछे कुछ वजह होना चाहिए। तो वो वजह ढूंढना बहुत जरूरी है, और वो वजह ये सब है। उनमें से ये 5 जो तरीका मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, ये 5 तरीका उनका एक वजह बनता है। अब कब कौन सा वजह बनता है वो आप लोग धीरे धीरे आइडेंटिफाई करोगे, जब आप लोग धीरे धीरे मार्केट में अपने आप को बिल्डअप कर लोगे या सेटअप कर लोगे। तो वी विल लुकिंग इनटू दिस 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइस। अ कॉर्पोरेट एक्शन इज इनिशिएटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द कंपनी शेयर होल्डर। तो बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शंस का इनिशिएटिव कौन लेता है? ऑब्वियसली कंपनी के जो हेड होंगे वही लेंगे, मतलब कंपनी का जो चेयरमैन है, कंपनी का जो डायरेक्टर्स है वही लेते हैं ना कॉर्पोरेट एक्शंस। एंड अप्रूव्ड कौन करेगा? ऑब्वियसली कंपनी का मीटिंग होता है, जो लोग कंपनी लॉ का क्लास किए हो, ठीक है, या फिर जो लोग CA CMA के साथ कनेक्टेड हो, CS के साथ कनेक्टेड हो, उनको पता है कि हम लोग एक कंपनी लॉ का बड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जनरल मीटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। हाँ मे बी कोई होगा मतलब जिसको जो लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो, तो जनरल मीटिंग होता है, उसमें रिजोल्यूशन पास होता है, मीटिंग में अप्रूवल होता है। हाँ पता है सर, आई होप इनकी स्नेहाशीष आप लोगों को पता होगा, हम लोग कंपनी लॉ के डिटेल्स में पढ़े होंगे सर ये सब। ओके, प्रगति को भी पता होगा जरूर कंपनी लॉ। ओके, तो कॉर्पोरेट एक्शन इज इनिशिएटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द कंपनीज शेयर होल्डर। अब ये कंपनी का शेयर होल्डर कैसे इसको अप्रूव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके क्या क्या होता है। तो क्या क्या इनिशिएटिव ऐसे लिया जाता है जो कंपनी को हिला के रख दे, स्टॉक प्राइस को हिला के रख दे, कंपनी को नहीं स्टॉक प्राइस को हिला के रख दे। जैसे डिविडेंड, जैसे कि डिविडेंड, ठीक है, मैं आपको डिविडेंड के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ऐसे सर जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे ना, तब डिविडेंड में बड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नॉट ओनली इन फंडामेंटल। जो लोग चार्टर्ड में हो, CA CS में हो, उनको CA फाइनल या CMA फाइनल में जाके सर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होगा। तब भी इवन इंटरमीडिएट में भी आपको डिविडेंड के रिगार्डिंग बहुत सारे बातें पढ़ना होगा सर। लेकिन मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इतना जरूरी नहीं है फॉर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। हर किसी को थोड़ी ना चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, बट एटलीस्ट जितना आपको मार्केट को समझने के लिए जरूरी है उतना आइडिया तो आपको आज लेके जाना है सर। ठीक है सर, आप इतना बोल रहे हो तो लेके जाएंगे। अच्छा सर ठीक है, मैं समझ गया सर। आप लोग डिविडेंड के बारे में जरूर अच्छे से समझ के जाओगे, और डिविडेंड का इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में जबरदस्त आता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छा डिविडेंड हो गया, फिर हम लोग एक बात करेंगे सर बोनस शेयर पे। ठीक है, ये भी जबरदस्त इंपैक्ट डालता है बोनस शेयर। स्टॉक स्प्लिट अनदर इम्पैक्ट, राइट इशू, बाईबैक ऑफ शेयर्स, दीज आर दी वन ऑफ द मोस्ट मतलब टॉप मोस्ट 5 कॉर्पोरेट एक्शंस जो मार्केट में जब जब कंपनी डिसीजंस लेता है ना, तो मार्केट को सीरियसली इधर से उधर करने का मतलब क्षमता रखता है और करता भी है। ठीक है, तो ये इधर उधर मतलब चाहे बुलिश हो या बियरिश हो, जो भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल में ही डिसीजंस को लिया जाता है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों को मैं आज बोला ना डीमार्ट के बारे में बात करना है। ठीक है, मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। ये करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 33rd लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, जिसका मतलब ओनर है मतलब फाउंडर है राधा कृष्णन दमानी। ठीक है, राधा कृष्णन दमानी ये तो राकेश झुंझुनवाला का गुरु भी है। ठीक है, इंडियन बिलियनियर इन्वेस्टर भी है और डीमार्ट का ओनर भी है। ठीक है, तो आई विल डिस्कस अबाउट राधा कृष्णन दमानी। मतलब ये बेसिकली कौन है सर? सर ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, राधा कृष्णन दमानी
बिलियनियर है, इन्वेस्टर है, मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग कंपनी में डायरेक्टर पोस्ट में डिसीजंस लेते हैं। इन सिंपल डिसीजन लेते हैं, इन्हीं के अप्रोच से कंपनी में कुछ ना कुछ डिसीजंस बनता है। तो सर चलो सर डिविडेंड समझा दो। ओके ठीक है, चलिए सर हम लोग डिविडेंड के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली नॉर्मली अगर मैं डिविडेंड पूछूं तो आप लोग क्या सोच समझते हो डिविडेंड के बारे में? मैं जस्ट पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज डिविडेंड इन सिंपल? प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर, गड़बड़ क्या हो गया प्रॉफिट और पार्ट ऑफ प्रॉफिट में? सर डिविडेंड वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर, मतलब इन सिंपल, ठीक है, शेयर होल्डर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉफिट का भी हकदार बनता है। अगर कंपनी प्रॉफिट करता है तो उस प्रॉफिट का एज पर देयर कंट्रीब्यूशन एक हिस्सा कंपनी डिविडेंड के तौर पे, पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने अपने शेयर होल्डर्स को जो जितने का परसेंटेज या प्रोपोर्शनेटली मार्केट में होल्ड करके रखा है उसको उस हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करता है। पर शेयर बेसिस में होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन। ठीक है, मैं वही सब आपको बताने जा रहा हूं अभी। ठीक है, तो डिविडेंड्स आर पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड्स आर पेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इसलिए क्या है ना, किसी एक को सारा का सारा नहीं मिलेगा, इतना सारा शेयर होल्डर्स है, मार्केट का कंपनी है, तो सबको मिल बांट के मिलेगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा, इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस होगा, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट वो खुद ही खाएगा, किसी को देने का जरूरत नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, मतलब पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, बहुत सारा पब्लिक का पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा लेके बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत है, अकेला अकेला नहीं खा सकते सर। तो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। नाउ डिविडेंड्स आर पेड ऑन ए पर शेयर बेसिस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। ये डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है ये पर शेयर बेसिस में डिक्लेयर किया जाता है, पर शेयर बेसिस पे। सर पर शेयर मतलब मार्केट में जो शेयर प्राइस चलता है? नहीं सर, मार्केट प्राइस पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता, ये फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होता है। जैसे कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 12-13 इन्फोसिस हैड डिक्लेयर डिविडेंड 42 पर शेयर। ठीक है, पर शेयर में 42 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर शेयर के बेसिस में। द डिविडेंड पेड इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। तो ये जो भी डिक्लेरेशन होगा ना, ये फेस वैल्यू के बेसिस पे होता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, याद है सर फेस वैल्यू क्या होता है? पढ़ के आए कि नहीं आए सर? फेस वैल्यू का डिस्कशन हम लोग पुराने क्लासेस में करके रखे हैं कि नहीं रखे? Yes, sir. यस ना? जैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड फेस वैल्यू क्या होता है कंपनी का? तो 100-10। नहीं सर, 100 नहीं होता, 100 नहीं होता सर, 10 होता है, 5 हो सकता है, वेरी गुड सर, 1 हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड तो 10 है, बट 5, 1 ये सब होता है नॉर्मली। ठीक है, 2 रुपया भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड इज 10, 5 ये सब पॉपुलर है, 1 इज ऑल्सो पॉपुलर, 1, 5, 10 इस तरह का कंपनी का फेस वैल्यू होता है। मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू, मतलब देखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये वैल्यू है। बाद में सर बढ़ता क्यों है? सर कोई भी इंसान काम करते करते कर्म के आधार पे, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है, आप सभी को पता है सर। आप अभी स्टूडेंट हो, अपना कर्म करे करे जा रहे हो। हाँ, छात्र का काम क्या है? छात्र नंग अध्यानंग तप। हाँ सर, स्टूडेंट का काम है स्टडी करना, सीखना। हाँ, जैसे धीरे धीरे आप सीख जाओगे, फिर नॉलेज गैदर कर लोगे, फिर कंपनी लेवल में अपना जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, तो अपना डेवलपमेंट करना है, तो अपने कर्म के आधार पे बिजनेस का अपना वैल्यूएशन बनता है। लेकिन आपका फेस वैल्यू स्टार्टिंग में या तो कुछ तो होगा, जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ तो आता होगा आपको, जीरो तो नहीं हो सकता, तो जो भी आपको आता है, ठीक है, उसके हिसाब से मिनिमम एक प्राइस का स्टैंडर्ड सिस्टम है। 10 रुपीज फेस वैल्यू मान लो, 5 टका फेस वैल्यू मान लो, 1 रुपीज फेस वैल्यू मान लो, दिस आर दी पैटर्न इन कंपनी सिस्टम। ओके, तो यही है मेनली फेस वैल्यू को मतलब डिटरमाइन करने का पहला हिसाब। लेकिन सर जब 42 डिविडेंड डिक्लेयर होता है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कंपनी का फेस वैल्यू का रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स में देता हूँ। यहाँ पर इन्फोसिस बोला है तो आप इन्फोसिस का भी चेक कर सकते हो। इन्फोसिस का फेस वैल्यू अभी कितना चल रहा है? मोस्ट प्रोबेबली 5 ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस, इन्फोसिस का फेस वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली 5 ही होना चाहिए, एक भी हो सकता है क्योंकि चेंज भी करता है कंपनी अपना फेस वैल्यू। कब चेंज करता है जानते हो? क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको 12-13 के बारे में बताया, मैं आपको 12-13 के बारे में बताया। ये कहाँ गया सर? और 5 ही है सर, ये देखो
दिखाई दे रहा है सर सबको? हाँ सर। हाँ सर, तो इसका फेस वैल्यू 5 है, अभी भी 5 है, ठीक है। लेकिन इसको चेंज भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि फेस वैल्यू 5 है तो जिंदगी भर 5 ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कब क्या सिचुएशंस है, क्या सिनारियो है, ठीक है। स्प्लिट करना, डिविडेंड बोनस डिक्लेयर करना, तब ये सब मैटर सामने आ जाता है। लेकिन करेंटली इन्फोसिस का फेस वैल्यू भी 5 है, और मैं 2012-13 की भी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। कहानी मतलब उस टाइम पे ये सिस्टम हुआ था कंपनी में, एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो कितना था डिविडेंड डिक्लेरेशन, कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो डिविडेंड डिक्लेयर किया था कि 5% फेस वैल्यू है, ठीक है, और पर शेयर के बेसिस में आपको 42 रुपीज करके डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आप इसको परसेंटेज करो तो कितना परसेंटेज डिविडेंड होगा फिर? 5% पर शेयर है तो 42 अगर आपको पर शेयर में मिल रहा है तो एक्चुअली आपको कितना परसेंटेज डिविडेंड मिल रहा है? डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिख रहा है सर? हाँ सर बोलो। 42/5 इंटू 100, 840% दिख ही रहा है। लेकिन आपको समझ आया कि नहीं आया कि कैसे आ गया 840%? मतलब फेस वैल्यू पे दे रहा है इसलिए। लेकिन मार्केट प्राइस में देखो तो एकदम नहीं सर। इन्फोसिस का आज के डेट में वैल्यू चल रहा है, अगर आप 12-13 में भी देखोगे तो भी अच्छा खासा ही वैल्यूएशन था, कम नहीं था। आज की डेट में करीब 1316 1316 का दाम चल रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अप्रॉक्स इसके केस में डिविडेंड का जो पुराना डेटा अभी मैं दे रहा हूँ आपको 840% था। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि भाई 840 दिया है, हाँ ऑब्वियसली फेस वैल्यू के हिसाब से ही वो हिसाब लगाता है तो 840 ही बोलेगा। अच्छा, इट इज नॉट मैंडेटरी टू पे आउट डिविडेंड एवरी ईयर। क्या ये जरूरी है सर डिविडेंड हर साल दिया जाए? हाँ सर, जैसे नो सर। जैसे सर जो लोग कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन वाले मतलब सपोज मानो कि एक बैंक है या फिर डिवेंचर होल्डर है। क्या है सर? डिवेंचर होल्डर या बैंक, मतलब जो कंपनी को डिवेंचर या बॉन्ड के थ्रू से हेल्प करता है, हेल्प करना नहीं सॉरी, मतलब फंड डिपॉजिट करते हैं उनके पास, कंपनी को देता है, बदले में कंपनी को क्या करना पड़ता है सर? या बैंक लोन। कंपनी दो मतलब कंपनी को पैसा रेज करने का कई सारा तरीका है, ठीक है, जिनमें से डिवेंचर एक बहुत फेमस तरीका है, बैंक लोन भी एक बहुत फेमस तरीका है, ठीक है। तो कंपनी अगर बैंक से लोन लेगा, अगर कंपनी डिवेंचर लेगा किसी इंडिविजुअल से या किसी कंपनी से, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल 15% डिवेंचर, तो कंपनी को मतलब उस पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर को जो जो कंपनी को पैसा दिया था, अगर वो 1 लाख जमा किया था कंपनी को, तो बदले में कंपनी उसको 15% के हिसाब से 15,000 रिटर्न करेगा, जितना साल का बात हुआ था। बैंक लोन भी ऐसा ही होता है ना सर, अगर 12% का लोन है तो 1 लाख पे 12,000 कंपनी को वापस करना होगा। और ये देना ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? हाँ सर, ऑप्शनल। ऑप्शनल। कौन बोल रहा है ऑप्शनल? তাহলে বুঝিয়ে দিলাম। हाँ हाँ, আচ্ছা বলবেন জায়গাটা। हेलो, স্যার আমি শ্রেয়াসী স্যার। हाँ बोल, ऑप्शनल কেন বললি? না বুঝেই বলেছি, তাহলে বুঝিনি তাহলে কোনো জায়গায়। স্যার একটু বলবে একবার। तो ना बुझे बोलने मार के मरे जाबी। ओके ठीक है, देख सर, बैंक लोन पे करना ऑप्शनल नहीं है। तू पढ़ाई के साथ नहीं है स्नेहाशीष, तू शायद अपना, मुझे लग रहा है कि करेंटली कुछ और कर रहा था। अच्छा ठीक है चल, मैं डांटूंगा नहीं, सिखा देते हैं फिर से। सॉरी सर, कंपनी बैंक लोन है सर। मुझे लगा कि तू पढ़ाई में नहीं था इसीलिए मैं बोला। ठीक है, तो बैंक लोन मतलब किसी भी तरह का लोन रीपे करना मैंडेटरी है, स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करोगे तो पेनल्टी लग जाएगा। अगर आप लोन का इंटरेस्ट जो है, अगर लोन का इंटरेस्ट आप पे नहीं करोगे ना टाइम पे, तो ये इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी आ जाएगा सर, इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी लग जाएगा। मैंडेटरी है वापस पे करना, मतलब जो भी है। जैसे मैं आप लोगों को एक फाइनेंशियल स्टोरी बताया था, फाइनेंस का एक पोएट्री बताया था, किसी को याद है सर? लिखा के रखा था मोस्ट प्रोबेबली कॉपी में। हाँ सर, किसी भी बिजनेस का ये तरीका हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, स्टार्टिंग किससे होता है सर? सेल से। इसको बोलते हैं सर इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनकम स्टेटमेंट। मैं पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, आप बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेलेवेंट पॉइंट है तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहले भी मैंने शायद बताया था, ये इनकम स्टेटमेंट है फाइनेंस का एक बड़ा ही पॉपुलर मतलब कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही बड़ा तरीका है ये। फंडामेंटल एनालिसिस में इसका बार बार जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे बताना चाहिए, बिकॉज ये जो अभी बात कर रहे हैं ना, ये बेसिक्स तो है बट फंडामेंटल लेवल का बेसिक्स है।
सर किसी भी बिजनेस का स्टार्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स। बिजनेस में सेल्स जितना होगा बिजनेस का बोलबाला बूम बूम सर एकदम। सेल्स से ही तो बिजनेस का पहचान। हाँ सर मैं गलत बोला कि नहीं, या सही बोला? सेल से ही तो बिजनेस का पहचान ना। Yes, sir. यस सर। सर सेल से क्या करना पड़ता है ना, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना पड़ता है, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस को। तो अगर आप सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाओगे ना तो आपको क्या मिलता है जानते हो? डेली प्रॉफिट मिलता है। डेली प्रॉफिट मतलब जो आप घर लेके जाते हो डेली बिजनेस करके। इसका एक फाइनेंशियल नेम है सर, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। इसको बोलता है कंट्रीब्यूशन। आपने सारा दिन बिजनेस करके कितना आपने कंट्रीब्यूट किया अपने बिजनेस पे, तो दिस इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से आपको ना अपना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है बिजनेस को चलाने का पर्टिकुलर पीरियड में, अब उसको हटा दो। ठीक है, उस फिक्स्ड कॉस्ट को हटाने के बाद ना आपको कुछ मिलता है सर, वो एक प्रॉफिट ही है जो आपको मिलेगा। कोई मुझे बता सकता है सर क्या प्रॉफिट मिलता है? कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आपको किस तरह का प्रॉफिट मिलता है? EBIT. वेरी गुड सर, EBIT या EBDIT। डिप्रिसिएशन भी होता है सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रिसिएशन को स्किप करता हूँ, ठीक है, जानबूझ के कर रहा हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस, बट डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो हियर। EBIT से आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा जानते हो? Interest, tax. सबसे पहले इंटरेस्ट देना है सर, टैक्स नहीं। फर्स्ट मतलब एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट किसका? इंटरेस्ट डिवेंचर का। अगर आपने डिवेंचर उठा के पैसा लिया था तो, अगर आपने बैंक लोन लिया है तो, ठीक है, अगर आपने किसी भी तरह का कैश क्रेडिट लिया है तो, किसी भी तरह का लोन, ठीक है, जो बैंक से हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से हो, डिवेंचर होल्डर से हो, अब पहले इनका पैसा वापस करो सर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका पहला प्रॉफिट है ना, अपना पहला प्रॉफिट का पहला हिस्सा सबसे पहले इंटरेस्ट वालों की मतलब डिवेंचर वालों के पास या लोन होल्डर के पास जाएगा। ठीक है, वो पहली बारिश की पहली बूंदे जैसे होते हैं ना सर, हाँ, पहली बारिश की पहली बूंदे, वैसा ही पहली प्रॉफिट की पहली बूंदे किसको जाएगा? पहली प्रॉफिट की पहली बूंद क्रेडिट मतलब जो क्रेडिटर है, मतलब आपको, आप क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, लोन प्रोवाइडर, उनको सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो अमाउंट आपके पास बचेगा ना, इसको क्या बोलोगे बोलो तो? EBT या फिर PAT. पीबीटी। पीएटी नहीं, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का दूसरा बूंद। ठीक है, पहली प्रॉफिट नहीं है, पहली प्रॉफिट का हिस्सा चला गया, अब दूसरी प्रॉफिट का हिस्सा। इससे सरकार बोलेगा कि भाई अब तो हमें दे दो, ठीक है, अब आप टैक्स पे कर दो सर, अब टैक्स दे दो। ठीक है, सरकार पागल हो जाएगा, नहीं तो बोलेगा हम देश कैसे चलाएंगे। नहीं, उनका भी कहना गलत नहीं है, ठीक है चाहे मोदी जी हो या दीदी जी हो या नीतीश जी हो, जिनको भी चाहिए टैक्स से ही तो उनका देश चलता है। नहीं तो हम ही लोग बोलेंगे ना हमारे लिए क्या किया है सरकार तो हमारे लिए क्या किया है बोलने से पहले पूछा करो कि भाई आप सरकार के लिए क्या किए हो। तो वही सर, बिजनेस करोगे तो टैक्स दोगे, सैलरी मिलेगा तो भी टैक्स दोगे। सर जीएसटी भी तो भरते हैं ना? यस सर, जीएसटी भी भरते हैं सर, हम अकेला नहीं सर, भिखारी भी भरते हैं। हाँ सर, भिखारी भी लाइफ बॉय साबुन खरीदते हैं या मैगी का पैकेट खरीदता है, तो उसमें भी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस बोल के वो भी जीएसटी भरता है। तो जीएसटी का बात करोगे तो भिखारी भी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ हम लोग नहीं। अच्छा, ईबीटी और पीबीटी से टैक्स को निकालो तो क्या बचता है सर आपके पास? Sir, PAT. EAT पैट या PAT. या Profit थैंक यू after सर, tax. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। इससे सबसे पहले क्या लेस करोगे सर? अगर कंपनी Preference के, थैंक यू सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, तो कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना वो फिक्स्ड अमाउंट के लिए होते हैं। वैसे बोलते हैं कि भाई मैं तो 15% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ, मतलब आपकी ज़रूरत में मैं पैसा दे दूंगा कंपनी को, ठीक है, कंपनी को ज़रूरत तो होता ही रहता है, और इन्वेस्टर्स को क्या है, उसको तो इंटरेस्ट का चिंता है, उसका इन्वेस्टमेंट का चिंता है। हम लोग क्यों मार्केट के लिए पढ़ाई करते हैं? ताकि मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सके, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर वाले क्या करते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर वाले 15% या 14%, ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है, अपने मेरे हिसाब से हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर ऑब्वियसली बैंक लोन वगैरह से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, नहीं तो वो बैंक में रख के पैसा उठा लेगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है, वो कंपनी को क्यों तो पैसा इन्वेस्ट करेगा? बैंक अगर 10% देता है तो बैंक में बिठा देगा, तो ऑब्वियसली बैंक एफडी वगैरह से ज़्यादा होगा। तो इनका डिविडेंड होगा सर, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये देने के बाद बिजनेस के पास क्या पड़ा रहता है सर? अर्निंग फॉर इक्विटी, है ना, इसको भी बोलेंगे प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट, ठीक है, बट दिस इज कॉल्ड अर्निंग फॉर इक्विटी।
अब ये प्रॉफिट, इसको माइनस पे नहीं लिखना चाहिए, अब ये प्रॉफिट क्या होगा सर, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बीच में। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब जितना शेयर्स है उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे, कंपनी का जितना शेयर्स है उतने शेयर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा सर, पर शेयर का अर्निंग। क्या मिल जाएगा सर, अर्निंग पर शेयर। बोलो सर, समझ में आया? हेलो, हाँ सर। याद आ गया सबको? ये चीज मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बताया, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट का भी अलग अलग मतलब होता है, और उस मतलब के साथ भी आपका पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे ना सर, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट चेक करने के टाइम पे ना आपको ये थिन लाइन समझना होगा। प्रॉफिट तो कंपनी करता है, बट उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा किस में जाता है, ये समझने के लिए भी आपके अंदर ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये कौन सा प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट का भी तो अलग अलग रूप है ना, आप बात समझ रहे हैं ना, प्रॉफिट का अलग अलग रूप है, तो वो रूप रंग के साथ भी आपको पहचान होना जरूरी है। ओके सर, अब इतना बोल रहे तो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू पे आउट डिविडेंड एवरी ईयर। If company feels that instead of paying dividends to shareholder, they are better off utilizing the same cash to fund new project for a better future, they can do so. अगर कंपनी को लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड दे देंगे, हाँ सर आप बात समझ रहे हैं, अगर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे देंगे, अगर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर बिजनेस के पास यूटिलाइजेशन के लिए फंड का कमती हो जाएगा। हेलो, अब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सर? आपके पास जो हाँ सर। प्रॉफिट, हाँ आपके पास जो प्रॉफिट है, ये अगर आप जैसे कि देखो, इंटरेस्ट वालों को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, या फिर प्रेफरेंस वालों को भी दे सकते हो, लेकिन इनका भी डिपेंड करता है, क्यूमुलेटिव है तो फिर उसको बाद में टाल सकते हैं। अगर क्यूमुलेटिव करके ना इनको टाल सकते भी, अभी नहीं बाद में ले लेना। बट इक्विटी वाले का क्या है ना, इनको तो मना कर सकते हैं, एकदम मना कर सकते हैं कि भाई अभी प्रॉफिट मत लो, दैट मीन्स डिविडेंड अभी मत लो, बाद में ले लेना, ठीक है, बाद में ले लेना। तो बाद में क्यों, बिकॉज अभी कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो अगर कंपनी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप बात को समझिएगा, से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में दिखाऊं, सर आप लोग जानते हो रिसेंट ट्रेंड में रिलायंस क्या न्यू बिजनेस किया? माने सर? क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ जोड़ के बाद में दे देंगे। तो माने इक्विटी प्रेफरेंस को बाद में देंगे, इक्विटी को बाद में देंगे, এরকম মানে প্রেফারেন্স को तो आगे দিতে হবে। हाँ, प्रेफरेंस को पहले ही देंगे ना, प्रेफरेंस को तो पहले ही देंगे, लेकिन क्योंकि ये शेयर होल्डर है, इनसे बात करेंगे कि भाई अभी आप थोड़ा सा टाल दो, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट का पार्ट लेते हैं। इंटरेस्ट वाले को ना नहीं कर सकते, इनको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप बाद में लेना, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल सकते हैं कि अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू करता है ना, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अभी नहीं, थोड़ा क्यूमुलेट कर देंगे, एक साथ बाद में दे देंगे, मतलब 2-4 साल का। রিকোয়েস্ট করতে পারবো তো? हाँ, मतलब वो मीटिंग में डिस्कशन होगा ना। আচ্ছা, মানে ইকুইটিকে যেমন অর্ডার দিতে পারবো, এদেরকে রিকোয়েস্ট করতে পারি। सर प्रेफरेंस, सर हाँ सर बोलो सर। प्रेफरेंस शेयर वालों के साथ पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर इक्विटी से पहले उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हाँ सर एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि प्रेफरेंस वालों के साथ पहले से ही एग्रीमेंट हो जाता है कि इक्विटी से पहले उनको मिलना चाहिए, बट प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, ये भी पहले ही एग्रीमेंट कर लेता है कंपनी कि आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा। अब क्यूमुलेटिव में क्या हो सकता है, मतलब वो पहले ही वो एडजस्ट मतलब एग्रीमेंट कर लेगा कि सपोज किसी ने मानो 15% के हिसाब से 1 लाख कंपनी को दिया है, तो कंपनी उसको बोला है कि इसका मतलब क्या, 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो 15,000 उसको एनुअल बेसिस में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन वगैरह सब डिपेंड करता है। से फॉर एग्जाम्पल अब कंपनी बोल रही है कि ये 15,000 का जो आपका डिविडेंड है, ठीक है, जो फिक्स डिविडेंड है, ये आप बाद में लीजिएगा, ठीक है, आपको क्यूमुलेट कर देते हैं, आपको बाद में देंगे। अभी कंपनी क्या करना चाहता है, फंड को यूटिलाइज करना चाहता है, तो वो अगर वो मानेगा तभी होगा, उसमें लिए भी वोट होगा, ठीक है, उसके लिए भी वोट होगा, ठीक है, चेयरमैन मीटिंग बुलाएगा, उसमें जनरल मीटिंग होगा, अगर मैक्सिमम हाँ बोलता है तभी होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो फंड यूटिलाइजेशन के केस में बहुत रेयर केस है, बट हो सकता है। जैसे अगर इक्विटी शेयर के भी केस में सेम टू सेम बात सर,
इक्विटी के केस में इक्विटी वालों को भी, लेकिन इक्विटी को क्या है ना, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, प्रेफरेंस को देना मैंडेटरी है, क्योंकि ये प्रेफरेंस प्रेफर्ड बंदे है ना, प्रेफरेंस पे हिसाब से ये कंपनी को लोन दिया था। तो ये बातचीत के साथ होगा, ऐसे नहीं कि मन मर्जी करेगा, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का क्या है ना, इनको थोड़ा मनाना आसान है, लेकिन इसके लिए भी कंपनी मीटिंग बुलाएगा और मीटिंग में डिक्लेरेशन होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा। जो लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना, मैं उन लोगों को एक चीज बताता हूं, अड्डा बोल के एक चीज होता है सर जनरल मीटिंग में। अड्डा क्या होता है, कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं और उसमें कुछ चीजों के बारे में डिस्कशंस करता ही करता है। पहला ए का मतलब है एनुअल अकाउंट्स का डिस्कशंस, बहुत वाइटल है सर। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना, वो कंपनी का एजीएम के बारे में ना हमेशा आंख लगा के सोचता रहता है, मतलब कब एजीएम डिक्लेयर करेगा। और एजीएम में जो डिसीजंस होता है ना सर, वो डिसीजंस के ऊपर स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आता है। तो सर कैसे पता चलेगा सर, कंपनी को वेबसाइट में, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में या फाइनेंशियल मैगजीन में जिसके बारे में बिजनेस का न्यूज आता है, आपको उसी के थ्रू से आपको खबर मिल जाता है कि कंपनी का एजीएम कब है और इस एजीएम में क्या डिसीजंस होगा, उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में गिरता है सर। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हाँ शुभ किचु बोल चली बोधा है कि हेलो ना दादा। अच्छा, कोई कुछ कहना चाह रहे थे क्या? बार बार ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, तो एजीएम के डिसीजंस बहुत इंपैक्टफुल होता है। तो लेकिन ये अड्डा मतलब क्या हो गया, अकाउंट्स का डिस्कशंस मस्ट है सर, कंपनी को करना ही पड़ेगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। कंपनी अपने जनरल मीटिंग में हर साल करता है, ये कंपनी लॉ का मैटर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लॉ का बात नहीं है, क्योंकि इसका इंपैक्ट है स्टॉक प्राइस पे, दैट इज वाई मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एनुअल अकाउंट्स का डिस्कस करना, डिविडेंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में डिस्कस करना, डायरेक्टर के बारे में, मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर करता है तो उसकी जगह में दूसरा डायरेक्टर आएगा, या फिर ऑडिटर को रिप्लेस करना, अगर पुराना ऑडिटर का टाइम खत्म हो रहा है तो न्यू ऑडिटर को रिक्रूट करना, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना। ये हर साल का एक कॉमन फैक्टर है बिजनेस का, जिसके अंदर डिविडेंड भी आता है सर, ठीक है, जिसके अंदर डिविडेंड भी आता है। जैसे रिसेंट ट्रेंड में अगर आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिलायंस का क्या है ना, ये बहुत ही मतलब वैराइटीज ऑफ वर्सेटाइल बिजनेस है इसके पास, कोई एक तरह का बिजनेस ये नहीं करता। रिलायंस के पास बहुत सारे हैं सर, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एनर्जी में है, पेट्रोकेमिकल में है, टेक्सटाइल में है, नेचुरल रिसोर्स में है, रिटेल में है, टेलीकम्युनिकेशंस में है। जैसे रिसेंट ट्रेंड में ये जियो में आया, ठीक है, जियो टेलीकॉम आप लोग जानते हो। तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो अगर डिविडेंड डिक्लेरेशंस करने के टाइम पे बोल रहे हैं कि देखो हम जियो को लाना चाहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम बिजनेसमैन, मतलब जो शेयर होल्डर है वो अभी डिविडेंड थोड़ा सा मतलब डिविडेंड थोड़ा सा अभी इग्नोर कर दे। हम लोग अगर मार्केट में अच्छा करेंगे तो फिर दूसरा, देखो सर डिविडेंड से इनकम होता है, जैसे दूसरा भी एक इनकम होता है ना, स्टॉक का प्राइस में आप होके भी आपको इनकम होता है। दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यूएशंस बढ़ना शेयर का, ठीक है। ये डिविडेंड नहीं है सर, ये तो कंपनी का मार्केट में शेयर का वैल्यू बढ़ना होता है। जैसे अगर आप लास्ट एक साल में रिलायंस को देखोगे, ठीक है, लास्ट एक साल में रिलायंस का क्या ग्रोथ है सर, करीब 25% के आसपास का ग्रोथ है। हाँ, पैंडेमिक के सिचुएशंस के साथ साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी ये 25% का ग्रोथ देके जा रहा है सर। मतलब इतना ही स्टेबल कंपनी है ये, ठीक है। थोड़ा सा डाउन हुआ है बीच बीच में जब जब कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बट फिर भी स्टेबल है, ठीक है। आप देख सकते हो बीच में तो 2400 के आसपास पहुंचा था, बट अभी ये फिर से थोड़ा सा 1937 के आसपास है। मेरा का आपको कहने का मतलब यही है कि अगर कंपनी न्यू प्रोजेक्ट लाता है, उसमें से उम्मीद बनता है, और उसमें स्टॉक प्राइस की भी ना एक अलग ही एक पहचान बनता है सर, ठीक है। तो आपको इनकम करने का बहुत मौका मिलता है, सिर्फ डिविडेंड पाना ही नहीं होता, ठीक है। डिविडेंड के अलावा शेयर होल्डर के मन में ये भी चलता है कि अगर न्यू प्रोजेक्ट आएगा और अगर प्रोजेक्ट में दम है, सर प्रोजेक्ट में दम है कि नहीं है कैसे पता चलेगा सर? अनपढ़ लोगों को समझना मुश्किल है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा मतलब नॉलेज रखता है, वो पता कर सकता है सर कि कौन सा प्रोजेक्ट मार्केट में कंपनी के लिए एक फ्यूचर लाएगा। ये डिसीजंस भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जो भी हो, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा सर कि कंपनी अगर डिविडेंड को यूटिलाइज करना चाहता है, डिविडेंड ना देके कंपनी चाहते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट में डाले, तो ये भी कंपनी कर सकता है। बोलो सर, समझ में आया आप लोगों को बात? यस सर। ठीक है सर, ओके सर। बिसाइड्स द डिविडेंड्स नीड नॉट टू बी पेड फ्रॉम प्रॉफिट्स अलोन, सिर्फ प्रॉफिट से ही नहीं। इफ द कंपनी हैज मेड ए लॉस ड्यूरिंग द ईयर बट इट डज हेल्ड अ हेल्दी कैश रिजर्व,
then company can still pay dividends from its cash reserve. कंपनी लॉस करता है लेकिन कंपनी तो अपने प्रॉफिट से डिविडेंड देगा, लेकिन मानो वो लॉस में है, लेकिन अगर कंपनी के पास पुराना रिजर्व है, मतलब जहां पर उसका पुराना प्रॉफिट को स्टोर करके रखा है वो, ठीक है, तो अपने कैश रिजर्व को भी खाली कर सकता है जरूरत पड़ने से। करता है सर, ऐसा नहीं करता नहीं है, क्योंकि सर शेयर होल्डर के पैसे से बिजनेस चलता है, तो शेयर होल्डर को खुश रखना भी जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगा, तो क्या होगा ना सर कि शेयर होल्डर रूठ के चला जाएगा, कंपनी का शेयर बेच के चला जाएगा, उसका इंपैक्ट भी बहुत जबरदस्त गिरता है मार्केट में, फिर कंपनी संभाल ही नहीं पाता अपने आप को, नेगेटिव सेंटीमेंट कंपनी को खत्म कर देता है। Besides, the dividend need to be paid from profit alone. अच्छा, sometimes distributing dividends may be the best way forward for the company. When growth opportunities for the company have exhausted, कब डिविडेंड डिक्लेयर करता है? जब कंपनी को ना किसी कारण से ग्रोथ नहीं दिखता, ठीक है, किसी कारण से उसको लगता है कि अभी मार्केट में कोई ग्रोथ नहीं है, अभी कोई न्यू प्रोजेक्ट में पैसा डालना भी सही नहीं होगा। ऐसे केसेस में कंपनी अपना प्रॉफिट और रिजर्व को फालतू में, मतलब ऐसे नहीं रख देगा कि भाई चलो पैसा रख लेते हैं, नहीं, वो क्या करेगा, अपने रिजर्व को यूज करेगा और लोगों को डिविडेंड दे देगा। लोगों को मतलब शेयर होल्डर वाले को, क्यों सर? ताकि वो कंपनी के साथ बने रहे, उनको भी थोड़ा मजा आ जाए कि चलो भाई कंपनी के साथ है, कंपनी हमें भी देखता है तो हम भी कंपनी को देखेंगे। सर ये इट्स लाइक अ मिरर में अपने आप को देखना। हाँ सर, कंपनी में शेयर होल्डर बनना मतलब कंपनी जैसे आपको देखेगा तो आप भी कंपनी को देखोगे। ये तो देखा देखी खेल चलता रहता है ना सर, जो हमें देखता है हम उनको देखेंगे, जो हमें नहीं देखता हम उनको क्यों देखेंगे। सिंपल बात है, ये तो चलता रहता है, गिव एंड टेक पॉलिसीज आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट एकदम सेम है कि कभी कभी कंपनी क्या करता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखता, एग्जॉस्टेड हो जाता है अगर उनको, फॉर द कंपनी अब एग्जॉस्टेड एंड द कंपनी होल्ड एक्सेस कैश, उसके पास जरूरत से ज्यादा कैश पड़ा हुआ है, इट वुड मेक सेंस फॉर द कंपनी टू रिवार्ड इट्स शेयर होल्डर्स, देयर बाय रीपेइंग द ट्रस्ट द शेयर होल्डर हेल्ड इन द कंपनी। जैसे कुछ कंपनीज है सर जो बहुत अच्छा डिविडेंड देता है शेयर होल्डर को। सुबह थोड़ा हेल्प करेगा डिविडेंड डिक्लेरेशन में, अच्छा कंपनी बोल। सुबह सुनाई दे रहा है मेरा आवाज तुझे? आई थिंक सुबह का आवाज, सुबह को आवाज नहीं मिल रहा, ठीक है। सुनते पाচ্ছিস, ओके। कुछ अच्छा डिविडेंड डिक्लेरेशन करने वाले कंपनी के नाम पूछा मैं तुझे। आईटीसी, कोल इंडिया, हाँ और भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये रिसेंट ट्रेंड में ऐसा हुआ है कि आईटीसी को अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। याद है किसी को कि हम लोग के केस स्टडीज भी किए थे आईटीसी के बारे में, लास्ट सेशन में किए थे सर, ये वाला एजुकेशन सेशन में मोस्ट प्रोबेबली नहीं, इससे पहले का जो बेसिक का क्लास चलता था तब शायद किया था मैंने। किसी को याद आ रहा है क्या आईटीसी? ओके ठीक है सर, चलो। तो आईटीसी, कोल इंडिया, मोस्ट प्रोबेबली सुबह ठीक ठाक आवाज कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए शायद कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्या रे सुबह आवाज नहीं आ रहा है क्या? ओ ना ठीक ठाक एकदम। हाँ अच्छा শুনছি। अच्छा শুনছিস, ঠিক আছে, हाँ ठीक है। तो आईटीसी, कोल इंडिया, देयर आर और भी कंपनीज है जो कंपनी के पास एक्सेस कैश होता है बट अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखता, ठीक है, कि न्यू प्रोजेक्ट नहीं दिखता, तब कंपनी क्या करेगा ना, एक्सेस कैश को रख के फालतू में नष्ट नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है कि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस लेते हैं और कंपनी को बना के रखते हैं। फ्यूचर तो आएगा ना सर, कभी ना कभी मौका जरूर आएगा कि कंपनी को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखेगा और तब कंपनी इन्वेस्ट करने में, मतलब कोई न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे और फिर शेयर में भी ग्रोथ आ जाए, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट सर, अभी तक हम लोगों को यह समझ नहीं आया कि डिविडेंड डिक्लेरेशन के साथ स्टॉक प्राइस में मूवमेंट का क्या होता है। अरे सर रुको तो सही, सर बताएंगे ना। द डिसीजंस टू पे डिविडेंड इज टेकन इन एजीएम। मैं आप लोगों को बोल रहा था ना अभी कंपनी लॉ का केस, कि ये एजीएम में होता है सर, एनुअल जनरल मीटिंग। सर करना जरूरी है सर, मास्ट है, मास्ट करना ही पड़ेगा एकदम। कोई भी कंपनी हो वो एजीएम बिना नहीं करेगा ना, उसको पेनल्टी देना पड़ता है। अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाओगे ना तो पेनल्टी देना पड़ता है। जो लोग कंपनी लॉ का पढ़ाई करते हो, लाइक सीएस वाले, सीएमए वाले या चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको पता है कि इनका क्या रूल्स रेगुलेशंस है, या पता नहीं है तो फिर बाद में पता हो जाएगा सर। ड्यूरिंग विच द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मीट, ठीक है, ड्यूरिंग विच द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मीट, द डिविडेंड्स आर नॉट पेड राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट। This is because the shares are traded throughout the year and it would be difficult to identify who gets the dividend and who does not, क्योंकि शेयर जो है वो तो सारा साल भर मार्केट में ट्रेडिंग करता है,
तो मुश्किल ये हो जाता है कि किसको डिविडेंड दिया जाए। मतलब अचानक से आप स्टॉक मार्केट में आ गए और आप कंपनी का शेयर खरीद लिए, चाहे आईटीसी हो सकता है या कोल इंडिया हो सकता है, जो भी कंपनीज का नाम आप सोचो, मैं बस एग्जांपल यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो आप अचानक से शेयर होल्ड करने से कि आपको डिविडेंड मिल जाएगा, अरे नहीं सर, कुछ सिस्टम होता है। द फॉलोइंग टाइमलाइन वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिविडेंड साइकिल। तो डिविडेंड साइकिल का ना एक साइकिल सिस्टम होता है कि डिविडेंड कब मतलब आपको मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट एंड डिविडेंड पे आउट डेट, इसका हिसाब आपको मैं अभी समझाऊंगा। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट एंड डिविडेंड पे आउट डेट। सर क्या होता है? सर रुको तो सही, मैं वही तो बताऊंगा आपको अभी। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट मतलब जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करता है एजीएम में, ठीक है, एजीएम टेक्स प्लेस, एनुअल जनरल मीटिंग, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन देते हैं सर, आप लोग फॉलो करना, जो भी कंपनी चाहते हो जरूर फॉलो करना, किस कंपनी का एजीएम आ रहा है, क्या डिसीजंस लिया जा रहा है। स्पेशली जो लोग चार्टर्ड एंड सीएससी में सीएमए स्टूडेंट हो, उनको तो मैं जरूर बोलूंगा आप लोग कनेक्टेड बहुत ज्यादा हो जाओ इन चीजों के साथ, और जो लोग कॉमर्स या फाइनेंस के साथ नहीं हो फिर भी कनेक्ट रहो, बिकॉज एजीएम में जो डिक्लेरेशन होता है ना उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आता है। सर क्या बात करते हो, यही तो सर समझने वाला बात है। दिस इज द डेट ऑन विच द एजीएम टेक्स प्लेस एंड द कंपनीज बोर्ड, कंपनी का जो बोर्ड है सर वो अप्रूव करता है डिविडेंड इशू के बारे में, हर साल होगा। रिकॉर्ड डेट, दिस इज द डेट ऑन विच द कंपनी डिसाइड्स टू रिव्यू द शेयर होल्डर रजिस्ट्रेशंस, टू रिव्यू द शेयर होल्डर्स रजिस्टर टू लिस्ट डाउन ऑल द एलिजिबल शेयर होल्डर्स फॉर डिविडेंड। मतलब किसको किसको डिविडेंड मिलना चाहिए और किसको किसको नहीं। यूजुअली द टाइम डिफरेंस बिटवीन द डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट एंड द रिकॉर्ड डेट इज एटलीस्ट 30 दिन का होना चाहिए। कितना दिन का सर? 30 डेज का, 30 दिन का एटलीस्ट रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट के अंदर फर्क होना चाहिए, ठीक है। डिक्लेयर किया और फिर रिकॉर्ड किया, मतलब किसको किसको डिविडेंड मिलेगा। सर आजकल कैसे डिविडेंड मिलता है? डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है या फिर घर में चेक पहुंच जाता है? क्या रे शुभो, ऐसा ही होता है ना? या तो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाएगा या तो घर में चेक भेजेगा। क्या होता है सर बोलो? दादा এখন অ্যাকাউন্টেই ক্রেডিট হইছে। एग्जैक्टली नहीं, कुछ कुछ कंपनीज ना अभी भी चेक भेजता है, मेरे पास आता है कुछ कुछ कंपनी এখনো আছে। अभी भी घर में चेक सेंड करता है सर, ठीक है। आपके घर में चेक आता है, आप चेक को जमा करो तो भी तो ही हिट करेगा, और कोई कोई कंपनी डायरेक्ट अकाउंट में दे देता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। जो बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट के साथ कनेक्टेड रहेगा ना सर, वही डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ वो डायरेक्ट आपके बैंक में पर शेयर के बेसिस में, जैसे आप लोगों ने देखा कि 42 पर शेयर इन्फोसिस डिक्लेयर किया था तो 840% का डिफरेंस आपको दिखा था, डायरेक्ट आपके अकाउंट मतलब आपके बैंक में हिट कर जाएगा सर। यही सिस्टम होता है नॉर्मली। अब व्हाट इज एक्स डेट एंड एक्स डिविडेंड डेट? व्हाट इज एक्स डेट एंड एक्स डिविडेंड डेट? वेरी इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन है यहाँ पर। एक्स डिविडेंड डेट इज नॉर्मली सेट 2 बिजनेस डेज। क्या है सर? नॉर्मली 2 बिजनेस डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले का बात है। ओनली शेयर होल्डर्स हु ओन द शेयर्स बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट, जो लोग एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा था, आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। आप समझ रहे हो? रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले जो लोग कंपनी का शेयर होल्ड करेगा उन्हीं को नॉर्मली डिविडेंड मिलेगा। दिस इज बिकॉज इन इंडिया, आप लोग जानते हो ना सर, नॉर्मल सेटलमेंट क्या है? T+2 बेसिस ना, लास्ट वीक के क्लास में डिस्कस हुआ था। T+2 बेसिस में सेटलमेंट होता है ना। हेलो, याद आ रहा है सर आप लोगों को? यस सर। हाँ T+2 डेज। T+2 मतलब ये T+2 T+2, ठीक है। ये ट्रेडिंग डे प्लस और 2 डेज, मतलब मैक्सिमम 3 दिन का बात है, जिस दिन ट्रेडिंग होता है और उसके पास और 2 वर्किंग डेज जिस दिन मार्केट चल रहा है। तो ये सिस्टम इंडिया में नॉर्मली फॉलो होता है, इसलिए आपको एक्स डिविडेंड डेट के एटलीस्ट 2 दिन पहले, एटलीस्ट रिकॉर्ड डेट के एटलीस्ट 2 दिन पहले मतलब कंपनी का शेयर होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। जो लोग कंपनी का काम करता है, ठीक है, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, इनका काम होता है ये सब सेटलमेंट वगैरह प्रोसेस में हेल्प करना, ठीक है। बहुत सारे हिसाब किताब होता है ना सर, तो करना तो पड़ेगा। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, इफ यू वांट टू बी एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड, यू नीड टू इंश्योर यू बाय द शेयर्स बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। यू बाय द शेयर्स बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो। सर कैसे पता चलेगा? सर ये हर साल कंपनी के एजीएम में डिक्लेरेशन के टाइम पे ही पता चल जाता है। डिविडेंड पे आउट डेट, दिस इज द डे ऑन विच डिविडेंड्स आर पेड आउट टू द शेयर होल्डर लिस्टेड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। डिविडेंड पे आउट डेट मतलब which dividends are paid out to the shareholders listed in the register of the company, and there is a cum dividend. Sir, what is cum dividend? The shares are said to be cum dividend till the ex dividend date. Ex dividend date तक
ठीक है, एक्स डिविडेंड डेट तक, जब तक एक्स डिविडेंड डेट नहीं आता है तब तक इसको क्या बोलेंगे सर, कम डिविडेंड बोलेंगे। द शेयर्स आर सेड टू बी कम डिविडेंड, कम डिविडेंड क्या हो जाएगा, क्यूमुलेट होता जाएगा, कम मतलब क्यूमुलेट, एंड फिर वो जिस दिन एक्स डेट आएगा उस दिन तक उसको काम करेंगे और उसके बाद ही एक्स डिविडेंड में बदल जाएगा। जो लोग डिविडेंड मतलब डिविडेंड के ऊपर कैलकुलेशन या अकाउंटेंसी भी होता है सर, ठीक है, जो लोग आगे आगे डिविडेंड का कैलकुलेशंस अकाउंट्स वगैरह करोगे ना, तब ये सब एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड का बहुत खेल देखना पड़ेगा आप लोगों को। नॉर्मली मैम कराते हैं, ठीक है सर, अभी जरूरी नहीं ये सब समझने का। अकाउंट्स इज नॉट अवर मोटो, आवर मोटो इज सर स्टॉक में क्या होगा। आ गए वो वाला जगह कि सर स्टॉक में क्या होगा वो बता दो। सर आप लोग तो जानते हैं हम लोग क्रिटिकल बात करते हैं, मतलब कोई भी जगह छोड़ते नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर सीखना है तो पूरा सीखना है, आधा अधूरा नहीं सीखना है। आधा अधूरा ज्ञान इंसान को खत्म कर देता है। कोई भी चीज़ में आधा अधूरा नॉलेज बहुत खराब बात होता है। जितना सीखेंगे पूरा सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। हाँ सर, ये तो मेरा फॉर्मूला है, अब आप लोग जानो आपका क्या फॉर्मूला। When the stock goes ex dividend, usually the stock drops to the extent of dividend paid. Please point to be noted. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ITC ट्रेडिंग एट 335। ITC कितने में ट्रेड कर रहा है सर, 335 में। ITC ट्रेड कर रहा है 335 में एंड डिक्लेयर किया डिविडेंड 5%, 5 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया। ट्रेडिंग कर रहा था मार्केट में 335 में और डिविडेंड डिक्लेयर किया से फॉर एग्जांपल 5 रुपीज पर शेयर। ऑन एक्स डेट द स्टॉक प्राइस विल ड्रॉप टू द एक्सटेंट ऑफ द डिविडेंड पेड। एक्स डेट मतलब वो डेट, रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले वाला बात। ऑन एक्स डेट द स्टॉक प्राइस विल ड्रॉप टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड पेड एंड एज इन द केस ऑफ प्राइस ऑफ ITC विल ड्रॉप डाउन टू 330। आप बात को समझे, 335 में चल रहा था, अब जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 5%, स्टॉक प्राइस कम होके 330 हो गया। बोलो सर क्यों, बोलो सर ऐसा क्यों हो गया? 335 का स्टॉक 5% डिविडेंड डिक्लेयर करने से 5% कम क्यों हो गया? कौन बताएगा? बोलो सर, किसको लग रहा है कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? हाँ सर, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि अचानक আরেকবার বলবেন দাদা, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, কথাটা কেটে গেল। स्टॉक का प्राइस 335 चल रहा था, ठीक है, से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का पोजीशन था 2017-18 कनेक्टेड पॉइंट। जिस दिन स्टॉक का प्राइस 335 चल रहा था, डिविडेंड डिक्लेयर किया। डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया? 5 पर शेयर, ओके, डिविडेंड डिक्लेयर किया। जैसे ही 5 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, नॉर्मल ये पैटर्न देखा जाता है कि उतने दाम में, जितना दाम का डिविडेंड डिक्लेयर करेगा उतने दाम में स्टॉक मार्केट में 335 से 330 के आसपास चला जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा होता है सर, आप लोग चेक करके देखिएगा, जब जब ऐसा घटना घटेगा आप चेक कीजिएगा, आपको दिखेगा ऐसा होता है। लेकिन सवाल यही है सर, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद? हाँ सर, चलो सर स्टोरी समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, शेयर होल्डर को लगता है, जो लोग स्टॉक को होल्ड करना चाहता था उनको लगता है कि मार्केट से कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा ना, तो प्रॉब्लम ये है कि जितना अमाउंट का डिविडेंड दे दिया, कंपनी के पास कैपिटल कम हो गया। क्या सर, डिविडेंड देने से कैपिटल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। वेरी गुड सर, अकाउंट्स का बेसिक एरिया है ये, द वेरी वेरी बेसिक एरिया ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। जो लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हो वो उनको भी पता चल जाएगा। पूरा अकाउंट्स में मास्टरी करने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग एक अकाउंटेंसी में एक अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्लास बनाते हैं सर, ठीक है, बहुत बहुत टाइम लगाते हैं। मैं नॉर्मली लेता हूँ क्योंकि एडवांस लेवल मैम लेते हैं, तो मेरा काम होता है सर सभी को बेसिक सिखाना, और उसमें मेरा एक ही अप्रोच रहता है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप इतना अकाउंट्स जानो ताकि एटलीस्ट अपना मार्केट में डिविडेंड इन्वेस्टमेंट वगैरह समझ जाओ, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी तो सर देखो, आप कॉमर्स पढ़ोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप मास्टर बन ही जाओगे अकाउंट्स में, लेकिन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का नॉलेज रखने से अब ये सब मैटर ना कम से कम आराम से समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे। दैट इज द रीजन कोई कोई ऐसे नॉन कॉमर्स लोग भी है जो लोग सिर्फ अकाउंट्स क्लास में एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, जो लोग ऑफलाइन क्लास में थे सर उनको पता होगा, कोई कोई सर उम्र वाले लोग भी पढ़ने आते थे, मतलब एज होने के बाद भी, क्योंकि उनको पता था कि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स तो कम से कम जरूरी है, एटलीस्ट फाइनल अकाउंट्स बनाने तक तो आ जाए, या फिर
जर्नल लेजर या फिर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस। सर कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर कोई सीखे अभी। मेरा बस कहने का मतलब ये था कि वहाँ से भी हम लोग इसको पता कर सकते हैं। अब सर कहना क्या चाहते हो? सर देखो, ड्रॉप टू द extent of dividend paid, and in this case the price of ITC will drop down to rupees 330. The reason for this price drop is because the amount paid out no longer belongs to company. जो अमाउंट एक बार कंपनी किसी को डिविडेंड दे दिया ना, वो पैसा और कंपनी का नहीं रहा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब कंपनी का कैपिटल कम हो गया। डिविडेंड्स कैन बी पेड एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इट इज पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, इट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। अगर फाइनेंशियल ईयर मतलब सपोज मानो कि 2021, तो अगर बीच में दिया जाएगा तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। इफ द डिविडेंड इज पेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इट इज कॉल्ड द फाइनल डिविडेंड। अगर साल के एंड में दिया जाता है तो उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। तो बेसिकली डिविडेंड पे करने के टाइम पे स्टार्टिंग में, ठीक है, बहुत लोग इसको उल्टा एक कॉन्सेप्ट में भी लेता है, उल्टा नहीं बोलेंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं या ट्रेडर ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो फिर कंपनी का शेयर बाई कर लेते हैं। तो मार्केट में कुछ दिन ना थोड़ा सा मूवमेंट दिखता है कंपनी का, क्योंकि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा ऐसा बात करता है, ऐसा सुनाई देता है। तो अगर मार्केट में ऐसा खबर आता है ना, तो स्टॉक में एक इंप्रूवमेंट दिखता है। और फिर जैसे ही डिविडेंड पे कर देता है, कंपनी को एक सेंटीमेंट आ जाते हैं, भाई कंपनी इतना सारा पैसा मार्केट में दे दिया, इतना सारा पैसा मार्केट में दे दिया, तो स्टॉक प्राइस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो कैपिटल नहीं रहा। जैसे एक बार एसबीआई का केस मुझे याद आ रहा है, डिविडेंड का केस नहीं है। जब जब मार्केट को ऐसा लगता है कि कंपनी के पास पैसा, कंपनी पैसा लोगों को दे रहा है, तब तब मार्केट गिरता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक केस मुझे याद आ रहा है, 2017-18 के आसपास का बात होगा। स्टेट बैंक सेविंग्स अकाउंट में, सेविंग्स में, एफडी वगैरह में, स्पेशली सेविंग्स में, सेविंग्स एफडी में इंटरेस्ट हाई किया था। प्लीज टेल मी कि अगर स्टेट बैंक सेविंग्स में या एफडी में इंटरेस्ट हाई करेगा, स्टॉक प्राइस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? एटलीस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ट्रेडिंग में क्या एक्टिविटी होगा? स्टॉक प्राइस हायर लेवल। हाँ सर, उस समय हाई जाएगा, बाद में लो होगा। उस समय हाई जाएगा, बाद में लो होगा। क्या लगता है सबको? विक्रांत बोल रहे सर पहले हाई होगा फिर लो होगा। क्या होगा सर? सबको क्या लगता है? विक्रांत बोला, और भी किसी ने कुछ बोला? आई थिंक सर लो जाएगा। रीजन बताओ, रीजन बताओ। उस समय तो खरीदेगा ना सब। स्टेट बैंक सेविंग्स में अगर इंटरेस्ट बढ़ा रहा है ना, तो इसमें इसको मार्केट थोड़ा सा अलग वे में लेता है इन जनरल। अगर दूसरा कोई खबर नहीं है स्टॉक, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हाई हुआ है, इस तरह का क्वार्टर रिजल्ट्स आया है, कंपनी अच्छा मार्केट गैदर किया, ऐसा कोई खबर अगर नहीं है, सिर्फ अचानक से मार्केट में वो क्या किया, मतलब और थोड़ा कस्टमर्स पाने के लिए वो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया, इसको शॉर्ट टर्म में मार्केट ना नेगेटिव वे में लेता है सर। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव मूवमेंट लेगा ये। क्यों? बिकॉज कंपनी के पास जो पैसा है, अगर वो इंटरेस्ट को पहले 3% था, अभी इंक्रीज करके 4% कर देगा, तो कंपनी का फंड बिजनेस में कहाँ लग रहा है? वो तो दे रहा है ना लोगों को। हाँ सर, पहले 3% सेविंग्स में इंटरेस्ट देता था, अभी 4% कर दिया, तो ये तो कंपनी का फंड का मतलब बाहर चला जा रहा है, बिजनेस में तो नहीं है कंपनी का। यस सर। बात समझ में आ रहा है? प्रगति जो सोच रहा था तो सही था, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट वही है कि जब जब लगता है कि कंपनी के पास से कैपिटल चला जा रहा है, ठीक है, तब तक उनको लगता है कि अच्छा मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर स्टॉक मतलब कंपनी के पास अच्छा बिजनेस आता है, ठीक है, और अकाउंट होल्डर बनता है और कंपनी के पास फंड इकट्ठा होता है, तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है, क्योंकि कंपनी ने बिजनेस को कस्टमर अट्रैक्ट किया। कस्टमर अट्रैक्शन में क्या होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो फिर से कंपनी में ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपको और एनालिसिस करना चाहिए, तो सर्टेनली नहीं सोचना है, बट कुछ कॉन्सेप्ट जरूर काम करता है। सिमिलरली इंटरेस्ट कम करने से लोगों को लगता है कि भाई अभी बिजनेस में ज्यादा पैसा रहेगा, वो बिजनेस में ग्रो करेगा, ठीक है, ज्यादा लोन देने में उनको खर्चा कर सकता है। बिकॉज बैंक का मेन बिजनेस क्या है? बैंक लोगों को लोन देता है और उसी से उनको पैसा मिलता है, बैंक का मेन बिजनेस यही है। लेकिन उससे पहले उसको क्या लेना पड़ता है? डिपॉजिट लेना पड़ता है। बिफोर दैट उसको डिपॉजिट लेना पड़ता है। अब डिपॉजिट
ठीक है, डिपॉजिट जो कर रहा है उसको जरूरी है, बिकॉज डिपॉजिट होगा तभी लोन दे पाएगा। लेकिन अगर बैंक अगर मानो कि बैंक में 1000 रुपया जमा किए, बैंक आपको बदले में 4% की जगह 3% कर दिया, मतलब 1000 का 3% मतलब 300 आप बैंक आपको, सॉरी 300 नहीं 30%, 30 रुपीज बैंक आपको दे रहा है। और बैंक जब उसको इंटरेस्ट दे रहा है 1000 को, से फॉर एग्जाम्पल 1000 नहीं दे पाता, रिजर्व में रखना पड़ता है, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 10% का, तो 1000 का अगर मार्केट में लोन देता है तो 10% के हिसाब से अगर वो 100 रुपीज उसको मार्केट में इंटरेस्ट में दे देता है, तो 100 से 30 चला गया, तो फिर उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 70। बात समझ में आ रहा है ना सर? मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि बैंक के पास अगर ज्यादा फंड रहेगा, अगर ये 4% हो जाता तो ये 40 हो जाता, तो बैंक का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? यस सर। बेसिक कॉन्सेप्ट, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, बस आपको बिजनेस समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बिजनेस, जैसे कभी बैंक का बात कर रहे हैं तो बैंक का बिजनेस, आईटीसी का बात कर रहा है आईटीसी का बिजनेस, इसके लिए आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसीलिए मैं लोगों को, मतलब जो लोग फंडामेंटल पढ़ाई चालू किया है वो लोग अभी वही काम कर रहे हैं कि अभी फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने से आप कंपनी को एनालाइज करना धीरे धीरे सीख जाओगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये कोई एक दिन का बात नहीं है, इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट आपको एटलीस्ट मतलब इसका इस फील्ड में खेलना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे अपने को बनाते जाओगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा। सर 7000 8000 कंपनी है, मजाक नहीं है सर, 7000 आसपास कंपनी, अप्रॉक्स 7000 कंपनी, एक एक बिजनेस के बारे में जानना मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि आपको हर तरह का बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा, आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट नॉलेज आप गैदर कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपका सब्जेक्ट नॉलेज लाइक अकाउंट्स का नॉलेज, मतलब सीरियसली जो जरूरी है वही मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंस का नॉलेज, कॉस्ट का नॉलेज, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉस्ट, टैक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। टैक्स थोड़ा अलग अगर छोड़ भी देते हैं ना, लेकिन अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉस्ट, ये तीनों सब्जेक्ट का जबरदस्त नॉलेज अगर आप इकट्ठा कर सकते हो ना, तो आप अपने आप को सीरियसली मार्केट में एनी टाइम अपने आप को स्टेबल रख सकते हो। बाकी लोगों से तो आप थोड़ा सा हटके रहोगे। जब बाकी लोग लॉस खाएगा या बोलेगा कि भाई मेरा तो डूब गया, आप बोलोगे सर आप डूब सकते हो, मैं तो बच गया, ये जरूर आप बोल सकते हो। आप डूबे नहीं हो, बच गए हो। ठीक है, ओके सर। तो बोलो सर, डिविडेंड का मतलब समझ में आया? कैसे इंपैक्ट देता है डिविडेंड, ये समझ आया सर? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ ओके सर, ठीक है सर। और भी कुछ उपाय है, बट बाकी उपाय में मैं जाऊंगा, बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को आज थोड़ा केस स्टडीज में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को बोला था सर कि आज एक केस स्टडीज बनेगा। ठीक है, तो बाकी जो और भी तरीका है लाइक बोनस है, हाँ इंपॉर्टेंट है, स्टॉक स्प्लिट है, ठीक है, बाईबैक ऑफ शेयर्स है, राइट इशू है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, आई विल डिस्कस सर। बट आज मेरा मन था, और आप लोगों का भी बहुत दिन से मुझे बहुत लोग बोल रहे थे सर बहुत दिन केस स्टडीज नहीं करा रहे हो आप, एक केस स्टडीज तो कराओ। यस सर, मैंने सोचा कि आप लोग कंपनी एनालिसिस, मतलब आप बोल सकते हो ये केस स्टडीज नॉर्मली फंडामेंटल एनालिसिस है। केस स्टडीज इज बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस, बट फंडामेंटल एनालिसिस है, बट उसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू से ही समझेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि स्टॉक मार्केट में आपको फंडामेंटल भी समझना होता है, तो वही फंडामेंटल को समझने के लिए हम लोग बेसिक्स में भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा मतलब फंडामेंटल स्टडी करते हैं। तो ये आज मैंने सोचा कि आप लोगों को डी मार्ट या एवेन्यू सुपर मार्ट नाम सुने सर आप लोग इससे पहले इस कंपनी के बारे में? यस। हाँ सर। जबरदस्त कंपनी है सर, जबरदस्त कंपनी, लेकिन समझना होगा। सुबह आशीष ने की है राधा कृष्ण धवानी। राधा कृष्णन दमानी राधा कृष्णन दमानी, यस राधा कृष्णन दमानी, उन्हीं के बारे में पढ़ना है एग्जैक्टली मैं आज स्टार्टिंग से ही बात कर रहा हूँ कि राधा कृष्णन दमानी, ठीक है, मोस्ट मतलब देखने में कैसा है देख लेते हैं सर एक बार। उन्हीं का कंपनी है, सीरियसली बहुत रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स है सर, ऑब्वियसली राधा कृष्णन दमानी, राकेश झुंझुनवाला के भी गुरु माना जाता है सर इनको। ठीक है, राधा कृष्णन दमानी को ये इंडिया का 8 richest इंडियन विद नेट वर्थ ऑफ 14.5 बिलियन अकॉर्डिंग टू द हारून इंडिया रिच लिस्ट, जो भी हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का डेटा है। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो इंसान है, ये इंसान सर लुकिंग्स पे मत जाना, दिमाग पे जाना, उम्र हुआ है अभी, ठीक है, बट सीरियसली झुंझुनवाला का गुरु भी माना जाता है। ठीक है, ये इंडिया का एस इन्वेस्टर में से एक है,
ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों को बाद में ये सब लिस्ट और दिखाऊंगा, बट यू कैन सी हियर मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, सीब नादर एंड राधाकृष्ण दमानी, उदय कोटक, लक्ष्मी मित्तल, साइरस पूनावाला, सुनील मित्तल, गौतम अदानी एंड दिलीप सांघवी, दे आर इंडियाज रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, करेंटली विनर्स एंड लूजर्स, ठीक है। तो ये एक बस बेसिक आइडिया, बट ही इज द पर्सन जिनका कंपनी है डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट। तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, क्या एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में? सर एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में एक्चुअली ये पढ़ना है कि करेंटली एक रिसेंट ट्रेंड में एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में। लेकिन अगर मैं आपको डीमार्ट के बारे में बात करूं, आप थोड़ा देखिएगा, अगर किसी ने भी डीमार्ट को ट्रैक करते हो तो ऐसे थोड़ा सा हाई रेंज का कंपनी है, मतलब शेयर प्राइस थोड़ा सा हायर रेंज में आता है, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि मे बी रिस्की हो जाएगा। बट सर अगर मैं आपको इसका लास्ट 2016 में आया है कंपनी, 2016 में आया है, और 2016 के बाद से ये कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुभ मोने आज है 2016 में हम लोग क्लास करते करते इसके बारे में बात किए थे। हाँ শুভ, হ্যাঁ দাদা, মনে আছে সেই সময় ছিলিস পয়সা তো ছিল তুই? না বলে করতে পারিনি, পয়সা ছিল না বলে নিতে পারিনি। হ্যাঁ এক্স্যাক্ট ছিলাম তখন, তো। হ্যাঁ তখন তো তোরা অনেকটা ছোট ছিলিস। 2016 মানে হয়ে গেল 4-5 বছর, 4 বছর তো হয়েই গেছে। ओके, तो बेसिकली सर बात को समझो, डीमार्ट का कहानी क्या है। ये स्टॉक मार्केट में आया था करीब जब मतलब इसका जो आईपीओ जब आया था, सर आप लोग आईपीओ के बारे में जानते हो, इसका आईपीओ जब आया था तब 299 में आया था, 299, और सेम डे लिस्टिंग डबल हुआ था, याद है सुबह? हाँ, 600 समथिंग अप्रॉक्स, सेम डे जिस दिन लिस्टेड हुआ था। मतलब ये হ্যাঁ দাদা, ब्लॉकबस्टर हिट था, सीरियसली তখনকার টাইমে এটা ব্লকবাস্টার ছিল। सीरियसली ब्लॉकबस्टर था। तो ये स्टॉक के बारे में सभी ने बोला था बहुत हाई हाई रेंज में जा रहा है, बहुत ही हाई रेंज में जा रहा है, तो मतलब हायर वैल्यूएशन जितना ज़रूरी है उतना नहीं है। लेकिन फिर भी ये इसका बिजनेस मॉडल और इसका बिजनेस करने का तरीका, इस स्टॉक को 4-5 सालों में आप देख सकते हो। अगर आप लास्ट 5 साल का भी डेटा देखो, यू कैन सी हियर, एक साल में देखोगे तो भी आप देख सकते हो कि इसका फिर भी मूवमेंट अच्छा है। अगर आप मोटा मोटी इधर से देखो सर, 637 दिख रहा है सर आपको, 616, ठीक है, 616 से अभी ये स्टॉक जा रहा है करीब 2800 में, और ये 5 सालों में क्या किया है, ठीक है। ऐसा क्या बात है सर स्टॉक में, क्या बिजनेस करता है सर? ग्रोसरी बिजनेस करता है, ठीक है। अगर मैं आपको बिजनेस बोलूं तो इसका मेन बिजनेस है मतलब नेसेसिटीज, ठीक है। और रिसेंट ट्रेड में इसको लेके ना थोड़ा सा साइडवेज बात चल रहा है, मतलब एक ब्रोकिंग कंपनीज, मतलब सडनली जैसे आप देख सकते हो, सम एनालिस्ट टर्न स्पेक्टिकल ऑन द मनीज डीमार्ट कट प्राइस टारगेट, ठीक है। बहुत सारे डीमार्ट ऑपरेटर रेवेन्यू प्रॉफिट किया है इस बार, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड, मतलब ये कोई कोई बोल रहे लेना चाहिए, कोई कोई बोल रहे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट है, कोई कोई बोल रहा है कि उतना भी अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल है कि जो आज तक मार्केट में जिसके बारे में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं रहा है, इवन लास्ट 6 मंथ्स में भी अगर आप देखो फिर भी ये स्टॉक कुछ ना कुछ देके गए हैं, और लास्ट 1 ईयर में भी अगर आप देखो तो भी एक स्टॉक अपने आप को बना के रखा है। ग्रोसरी स्टोर में है सर, मतलब ग्रोसरी बिजनेस के साथ है। अगर आप इनका कॉम्पिटिटर के बारे में बोलोगे तो ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा कंपटीटर जो है दैट इज जियो मार्ट। ये ऑल टाइम फेवरेट कॉम्पिटिटर है इसका, बिग बाजार, ठीक है। लेकिन बिग बाजार तो सर आप लोग जानते हो एज सच उस हिसाब से नहीं चल पाया जितना चलना चाहिए था। बाद में रिलायंस इसको खरीद लिया, ठीक है। रिलायंस रिटेल, फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, बेसिकली दीज आर दी कंपनीज। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से बताओ तो फ्यूचर मार्ट, ठीक है, या फिर जियो मार्ट। जियो मार्ट इज पार्ट ऑफ रिलायंस, जियो मार्ट इज रिलायंस इंडस्ट्री का बात है, और बिग बाजार अभी भी फ्यूचर ग्रुप के अंदर ही आता है। रिलायंस एक्वायर किया है बट अभी प्रोसेसिंग है, तो अभी फ्यूचर ग्रुप के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये डी मार्ट इतना मतलब हाई स्पीड में कैसे जाता है, इसका क्या बात है, और रिसेंटली क्यों थोड़ा सा नेगेटिव बातें चल रहा है, मतलब क्यों बोल रहे हैं कि ये उतना गेन नहीं दे पाएगा जितना इतना दिन तक दे के आया है। ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, बट फिर भी क्या प्रॉब्लम है करेंटली इसके अंदर, इसी का केस स्टडीज है सर। क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं सर? क्या बाई करना चाहिए इस मूवमेंट में या थोड़ा और देखना দাদা चाहिए? আবার এই সেক্টরে টাটা আসছে, লাইক हाँ, অ্যামাজনের মতো। यस, टाटा कंज्यूमर मोस्ट प्रोबेबली, सही तो, टाटा कंज्यूमर मोस्ट प्रोबेबली।
तो चलो सर देखते हैं डीमार्ट का कहानी। तो शेयर हैड अ ब्लॉकबस्टर आईपीओ। सर आप लोग देख पा रहे हैं सर? आज आप लोग बहुत कम केस स्टडीज किए हो, तो आज मैं केस स्टडीज करा रहा हूँ। सुन, आप लोग देख पा रहे हैं ना सर? हाँ सर। ओके सर। बेसिकली ग्रोसरी चेन है सर, एकदम ग्रोसरी चेन है। आप लोग अगर इसका ग्रोसरी स्टोर का थोड़ा सा देखोगे ना, ये वर्ल्ड इंडिया के बहुत सारे जगह में है। ईस्टर्न पार्ट्स में कम है सर, मतलब कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर इनका थोड़ा फुटफॉल कम है। बट स्पेशली वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़बरदस्त चलता है। इस तरह का थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में इसका इसका मतलब मॉल वगैरह बनता है। इसका जो भी बिजनेस का सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे बनाते हैं। इसका ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना डिफरेंट काइंड ऑफ वे में ये सोचता है, ठीक है। ये अगर मैं आपको इसका कहाँ कहाँ इसका बिजनेस है, मैं अगर आपको एक बार लिस्ट दिखा दूँ, ये देखो सर। अभी तक इसका एज पर दिसंबर 2019 के हिसाब से इसका ऑल ओवर इंडिया में 196 स्टोर्स, 72 सिटीज में अक्रॉस 11 स्टेट्स में ये अपना बिजनेस रखा है। जैसे बिग बाजार हम लोग ईस्टर्न पार्ट्स में बहुत देखते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एनसीआर मतलब दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, गुड़गांव वगैरह, नोएडा वगैरह, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दमन एंड पंजाब। सर आप देखा कि एक चीज देखा आपने, ईस्ट पार्ट में नहीं है ना? हाँ सर, ईस्टर्न पार्ट्स में ये है नहीं, इसलिए बहुत लोग इसका नाम भी नहीं देखा, सुना या देखा भी नहीं। बिकॉज जो हम देखते नहीं है हमें लगता है ना कि वो है कहाँ लेकिन सर ये है, इंडिया के दूसरे साइड में है। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसका थोड़ा फुटप्रिंट अभी भी मतलब अभी तक अपना फुटफॉल नहीं किया ये। अगर आप देखेंगे, DMart is promoted by Avenue Supermart Limited. The company has its headquarters in Mumbai. As of 31st month, it has total of 7,713 permanent employees, 7,713, and 13,597 employees hired on contractual basis. मतलब huge amount of, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला, 7,713, 7,713 एंड 34,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके रखा है अभी तक। IPO लिस्टिंग के बाद इट मेड ए रिकॉर्ड ओपनिंग इन द मार्केट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर द क्लोज ऑफ द स्टॉक ऑन 22 मार्च 2017। इसका मार्केट वैल्यू हो गया था 39,988 एंड इसने 65th मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फार्म बना था। इवन ब्रिटानिया जैसा कंपनी को भी पीछे छोड़ा था, मेरिको जैसे बिजनेस को भी पीछे छोड़ा था, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे इतना बड़ा बैंक को भी पीछे छोड़ा था विद इन फ्यू मंथ्स। तो ये है इनका रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड है। एज ऑफ 21 नवंबर 2019 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सर अप्रॉक्स 1,14,000 करोड़ एंड ये मेकिंग इसका 33rd लार्जेस्ट कंपनी है करंटली BSE के अंडर में। सर ये तो कुछ कहानी है, लेकिन सर ये तो हम लोग भी पढ़ सकते थे। आप क्लास का मेन कॉन्सेप्ट क्यों क्या बताना चाहते हो सर, वही तो मैं बोलना चाहता आप लोगों को। तो अगर आप देखो सर, लिस्टेड प्राइस कितना था 299। As a few brokerage has advised investor to stay neutral on the issues given rich valuations. Now more than a year later, share price have source 1481, implying the return nearly 500%, करीब आसपास 500% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया था, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट वीक थोड़ा सा अभी एनालिसिस पॉइंट में आ जाते हैं सर, धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे, आपको समझ आ जाएगा सर। DMart posted its results for the मार्च क्वार्टर, एकदम से रिसेंट बात ही कर रहा हूं मैं, लास्ट वीक ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स आया। प्रॉफिट जंप हुआ सर 55% में कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो नॉर्मली जब जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तब तक उसका स्टॉक प्राइस जंप करता है ना। जब जब आप देखोगे क्वार्टर रिजल्ट्स एवरी हर ईयर 4 क्वार्टर होता है ना सर, 4 क्वार्टर में हर क्वार्टर एंड में जब रिजल्ट्स आता है, अगर प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली शेयर जंप करेगा। तो इसके केस में भी ऐसा होता है, लेकिन 55% प्रॉफिट करने के बाद भी स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, मतलब स्टॉक थोड़ा सा ना डाउन ट्रेंड में है। सर कैसे पता? सर देखो तो सही, मैं अपने मर्जी से थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अगर आप लास्ट ये देखो सर, देख रहे हैं सर, मतलब इसका लास्ट 5 दिन में भी आप देखो, जहाँ स्टॉक प्राइस इसका मूवमेंट लेना चाहिए था लास्ट 5 दिन में उतना मूवमेंट नहीं है। 1 मंथ में भी आप देखो सर, कहाँ से नीचे आके फिर उठा है, फिर थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। अब लोग ना थोड़ा चिंतित है इसके बारे में। ये लास्ट डेट है मई 12-13 का बात कर रहा हूँ मैं, मई 14 का तक का बात कर रहा हूँ। तो ये एकदम लेटेस्ट बात है DMart के बारे में। तो जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना सर, ये कंपनी के बारे में बोलना है, वो कंपनी के बारे में बोलना है, तो हमेशा ये एक कंपनी के एनालिसिस से ना आपको ना एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से कंपनी एनालिसिस कर सकते हो। ओके, why are not investors upbeat about the company's prospect and despite these changing fortunes? Well, discuss this.
फर्स्ट थिंग रिटेल स्टोरी क्या है सर? इफ यू आर न्यू टू डीमार्ट एज ए कंपनी, हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. डीमार्ट इज एन इंडियन हाइपर मार्केट चेन. हाइपर मार्केट मतलब लाइक बिग बाजार. आप लोगों के लिए बिग बाजार एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर. बट सर एक पॉइंट है सर, बिग बाजार की तरह इसका बिजनेस मॉडल इज नॉट लाइक बिग बाजार. सर आप सबको पता है ना, बिग बाजार करीब 25 से 30 हजार करोड़ का लॉस में चला गया था मार्केट लोन में, मतलब मार्केट में इसका बैंकरप्सी आ गया था. 25,000 करोड़ के आसपास का बैंकरप्सी था और रिलायंस को बेच दिया. हाँ सर, आप लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ सर, रुक गया डील, है ना, बिक गया सर. एग्जैक्टली किसने खरीदा? रिलायंस ने ही खरीदा. ठीक है, तो रिलायंस ने इसको अभी परचेज कर लिया है, लेकिन अभी केस थोड़ा पेंडिंग चल रहा है सिंगापुर कोर्ट में. वो अमेजन के साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया. अभी मैं उसके अंदर नहीं जाता हूँ. लेकिन सर बात यही है कि जो मॉडल में बिजनेस करके बिग बाजार जैसे बिजनेस अभी तक प्रॉफिट तो छोड़ो, इतना बड़ा लॉस में चला गया, जहां पर हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन बिग बाजार नहीं कर पाया. लेकिन ये सेम काइंड ऑफ बिजनेस में रह के भी इतना प्रॉफिटेबल कैसे बन गया? और वो भी विद इन फ्यू इयर्स ये स्टॉक इतना हाई जंप कैसे लगा सकते हैं? एक स्टॉक 500-600 के आसपास से स्टार्ट होके इतना बड़ा छलांग कैसे मार सकता है? मतलब ऐसा क्या बात है इसके बिजनेस में? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे. एंड यही चीज आपको मैं आज समझाने वाला हूं सर, कि ग्रोसरी बिजनेस में मार्जिन कम रहता है. ऑब्वियसली आप लोग जानते हो, जो डेली नेसेसिटीज होते हैं ना, उसमें हाई प्रॉफिट नहीं होता. वो हटके बिजनेस नहीं है, बट जो ऑर्डिनरी बिजनेस में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कर सकता है. आप लोग बात समझ रहे हो सर? बिजनेस तो इसका ऑर्डिनरी है ना, कोई स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस करता है क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस है, बट फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिया. हेलो, आप मेरा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, समझ. हाँ, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट देगा. अरे जरूरी नहीं, ऑर्डिनरी बिजनेस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट दे सकता है. वो प्रूव करके दिखाया एवेन्यू सुपरमार्ट ने, राधा कृष्णन दमानी ने. तो इसका अप्रोच क्या होता है? यही तो मेनली बात है कि क्या अप्रोच ऐसे लेते हैं. इसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है. इंस्टेड ऑफ डाइवर्सिफाइंग इनटू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी एटसेट्रा, डीमार्ट मोस्टली स्टिक्स टू एसेंशियल लाइक ग्रोसरीज. जैसे बिग बाजार वगैरह में हम लोग देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रखता है, ज्वेलरी भी रखता है. हाँ सर, हम लोग देखा कि नहीं देखा, आप बताओ. हाँ सर, हाँ सर. लेकिन सर एवेन्यू सुपरमार्ट ये सब ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ज्यादा फोकस नहीं करता. ये अपना बेसिक्स में एकदम स्ट्रिक्ट है. इसको पता है कि इसका मतलब ये इसका बिजनेस मॉडल ना बड़ा ही अलग ही कॉन्सेप्ट में ये बिजनेस करता है. सर लेकिन आप मुझे बताओ, ग्रोसरीज में ज्यादा मार्जिन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या ज्वेलरीज में ज्यादा मार्जिन है? मतलब प्रॉफिट कौन सा चीज बेच के ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स या ज्वेलरी बेच के ज्यादा प्रॉफिट होता है. ग्रोसरीज बेच के उतना प्रॉफिट नहीं होता. मैं आपको दिखाऊंगा आज कि ग्रोसरीज बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है. लेकिन फिर भी इसने सोचा कि नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेचूंगा, मैं ज्वेलरीज नहीं बेचूंगा, मैं तो एसेंशियल गुड्स में ही रहूंगा, और फिर मैं प्रॉफिट करके भी दिखाऊंगा. आइडिया बहुत सिंपल है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट है सर. ऑर्डिनरी बिजनेस है बट फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट है. बात को समझिए, मजा देखिए कि हम लोगों को जो लगता है, मतलब ऐसे जो मतलब जो लगता है वो एक्चुअल में है नहीं, और जो हुआ है वो एक्चुअल में दिखा नहीं गया सबको. तो क्या बात है, हाई वैल्यू आइटम्स ऑफर यू. जैसे अगर किसी को बोलूं मैं कि भाई ग्रोसरी दुकान खोल लो, खोलोगे आप? बताओ मुझे. आज के डेट में छोड़ो, कोरोना में थोड़ा इनकम ज्यादा हो जाएगा लेकिन अगर मैं नॉर्मल टाइम में आपको बोलूं कि सर ग्रोसरी स्टोर खोल लो, आप खोलना चाहोगे? प्लीज टेल मी, एनीबडी सर? স্যার এরিয়া ওয়াইজ যদি হয় তাহলে খুলতে রাজি আছি. नहीं सर, अभी तू देख सुबो, तू बहुत मैच्योर होके बोल रहा है, जनरल बात कर जनरली नहीं. तू मैच्योर होके बात कर रहा है, अभी तेरा समझ एक अलग ही लेवल पे चला गया है. दैट्स वाई तू बोल रहे कि यस आई एम रेडी टू ओपन. ठीक है, लेकिन अगर मैं तुझे बोलूं कि एक इन जनरल नॉर्मली अगर तू बड़ा जब हो रहा है, कॉलेज में था, ठीक है, तेरे को बोलता हूँ कि भाई तू एक काम करिए, सब पढ़ाई छोड़ और ग्रोसरी दुकान खोलेगा? नहीं, तब मैं नहीं खोलता. दैट इज द रीजन, वही मैं बोल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इस ग्रोसरी, सबको लगता है ग्रोसरी बिजनेस में स्टेटस नहीं है, ग्रोसरी बिजनेस में प्रॉफिट कम है. ठीक है, हाँ बिकेगा, लेकिन वो वाला बात नहीं है. लेकिन फिर राधा कृष्णन दमानी तो ग्रोसरी चेन चला के इतना बड़ा कर दिया. हाँ, ग्रोसरी चेन में ही तो इतना मतलब माला माल कर दिया सर. इवन इंडिया का 8 रिचेस्ट पर्सन भी बन गया.
और रिसेंटली तो सर 1000 करोड़ का घर खरीदा है मुंबई में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मुंबई का मोस्ट मतलब सबसे दामी जो एरिया है, एक्सपेंसिव एरिया, वहां पर खरीदा है। 1000 करोड़ का एक घर लिया, रिसेंटली लिया सर, एकदम रिसेंटली, रिसेंट न्यूज ही मैंने आपको बताया। ओके सर, तो देखो बात समझो। इन फैक्ट डीमार्ट सेल्स डेली यूज आइटम्स। अच्छा एक पॉइंट में, डेली यूज आइटम से पहले एक पॉइंट में मिस कर गया, वो वाला बात एक बार मुझे आपको बताना चाहिए। हाई वैल्यू आइटम्स ऑफर यू हायर मार्जिन, एग्जैक्टली, बट दे ऑल्सो टेक टाइम टू सेल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरीज, सर दुकान में आप देखना पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा रहता है, पुराना ज्वेलरीज पड़ा रहता है, ये सर नो, मतलब जो मार्जिन हाई देता है वो बहुत ज्यादा देर तक बिजनेस में स्टॉक में पड़ा भी रहता है, ये सर नो, मतलब स्टॉक आउटफ्लो, हाँ सर, हाँ सर, स्टॉक टर्नओवर बहुत जल्दी नहीं होता, यस ना। हाँ तभी तो उसका मार्जिन हाई रखा जाता है, क्योंकि इसका सेल कम है तो थोड़ा ज्यादा दाम में बेचा जाए, ठीक है। इसलिए उसका सोच क्या है कि हाई वैल्यू आइटम्स ऑफर यू हायर मार्जिन बट दे ऑल्सो टेक टाइम टू सेल। अब यहीं पर राधा कृष्ण दमानी का सोच है कि जो सेल करने में टाइम लगेगा मैं उसका बिजनेस नहीं करूंगा, मतलब फालतू में पैसा को ना एक जगह में जमा करके नहीं रखूंगा, दैट इज द थॉट प्रोसेस। हाउएवर इफ यू सैक्रिफाइस मार्जिन्स फॉर वॉल्यूम्स, अगर आप अपना मार्जिन सैक्रिफाइस करते हो वॉल्यूम के लिए, यू कुड गेट प्रोडक्ट मूविंग आउट ऑफ योर स्टोर फ्रंट लाइक हॉट पोटैटोज, ठीक है, जैसे गरम गरम चिप्स एकदम वगैरह, आप जल्दी जल्दी वॉल्यूम में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, मार्जिन सैक्रिफाइस कर दो, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन सैक्रिफाइस करो और बदले में वॉल्यूम में बिजनेस करो, तो इसका मॉडल वॉल्यूम है, इसका मॉडल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में बिजनेस करना चाहा था और वही वो करके दिखाया। एनीथिंग दैट डज नॉट सेल क्विकली इज रिप्लेस समथिंग दैट डज, जो जल्दी नहीं बिकेगा मैं उसका धंधा नहीं करूंगा। कौन? मैं दमानी बन के बात कर रहा हूँ, राधा कृष्ण दमानी, द ग्रेट राधा कृष्ण दमानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उनका मानना है कि जो जल्दी नहीं बिकेगा उसको चेंज करके कोई ऐसा चीज लाऊंगा जो जल्दी बिक सकता है, जो बिकने में टाइम लगेगा मैं उसका बिजनेस नहीं करूंगा, दैट इज द थॉट प्रोसेस। And while these stores might not exactly offer you a lot of variety or rich customer experience, तो डीमार्ट के स्टोर में जाके ना आपको वैराइटीज नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छा ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जैसे बिग बाजार घूम के आपको मिलेगा। आप बात समझ रहे हैं ना, बिग बाजार घूम के आपको जो मजा मिलेगा ना सर, कस्टमर एक्सपीरियंस, भाई कभी ऐसे लगता है कि फर्नीचर वर्ल्ड में आ गए, कभी फूड बाजार में आ गए, कभी क्लोथ सेक्टर सेगमेंट्स में आ गए, फैशन एट द रेट बिग बाजार में आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाके आपको ना इतना सारा नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर एकदम वही बोरिंग सा एक ही चीज, ग्रोसरीज और एसेंशियल आइटम्स, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर लॉट ऑफ वैरायटी नहीं मिलेगा और रिच कस्टमर एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। इट डज ऑफर यू बार्गेन डील्स, बदले में आपको बार्गेन डील देगा डेली मार्केट के जैसा, ठीक है। इन इफेक्ट डीमार्ट सेल्स डेली यूज आइटम्स टू कंज्यूमर्स एट ए प्राइस ऑफन बिलो एमआरपी, एमआरपी के कम दाम से प्रोडक्ट बेचता है इन ए बिड टू कीप टर्निंग ओवर इन्वेंट्री, मतलब वो इन्वेंट्री को हमेशा निकालना पसंद करता है। एंड दिस स्ट्रेटेजी अलाउज देम, अब देखो सर वो सस्ता में माल बेच रहा है तो अपने सप्लायर को भी बोल रहा है भाई तुम हमें सस्ता में दो, ठीक है, बेटर प्राइस। आप बात समझ रहे हैं, अगर मानो कि एक प्रोडक्ट का एमआरपी है 100 रुपीज, ठीक है, वो बोलता है कि मैं अपने कस्टमर को 95 में दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, 95 में वो कस्टमर को बेच देगा, तो इसको वो सप्लायर के पास से खरीद रहा था 80 से, ठीक है, वो सोचा था कि 80 का है मैं 20 का इसमें प्रॉफिट लगा के 100 में बेचूंगा, लेकिन वो भी सप्लायर को बोल रहे हैं कि भाई 80 नहीं तुम मुझे 75 में दे दो क्योंकि मैं तुम्हारा ज्यादा सेल कराऊंगा प्रोडक्ट। हेलो सर, हाँ सर, अब सप्लायर उसको देखिएगा कि उसका मार्जिन कितना तक वो जा सकता है, वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा, लेकिन ये चीज दमानी बोल रहे हैं अपने सप्लायर को कि भाई मैं जल्दी जल्दी स्टॉक टर्नओवर करूंगा, मैं इन्वेंट्री में ज्यादा देर तक प्रोडक्ट रखूंगा ही नहीं, तो मैं सस्ता में छोड़ूंगा तो तुम भी मुझे सस्ता में दो। तो वो वॉल्यूम में काम किया, जल्दी जल्दी मोर प्रोडक्ट सेल में काम किया, और वो चीज अपने सप्लायर को भी मनाने में वो कामयाब रहे, तो अपने सप्लायर को भी मनाया, तो उसका ये जो डील था, मतलब वो अगर एमआरपी के कम दाम से दे रहा है, काफी सस्ता में दे रहा है कंपेयर टू एनी अदर बिजनेसमैन, तो वो देख रहा है कि भाई मेरा जल्दी स्टॉक निकल रहा है, तो सप्लायर को भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है एंड सीक ए बेटर प्राइस, एंड दिस बेटर प्राइस ट्रांसलेट्स टू मोर डिस्काउंट एंड मोर डिस्काउंट ट्रांसलेट टू हायर सेल्स वॉल्यूम। आप समझ रहे हो कि बड़े बड़े दुकानदार कैसे डिस्काउंट में सामान प्रोवाइड कर सकता है? आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिकॉज वो स्टॉक टर्नओवर में, मतलब इन्वेंट्री को जल्दी जल्दी निकालने में बस विश्वास रखते हैं, मतलब भाई हम आपका सेल ज्यादा करवाएंगे
उसके हिसाब से हम मेहनत करेंगे, लेकिन आप देखो कि आप मुझे कितना कम दाम में प्रोडक्ट बेच सकते हो, क्योंकि हम आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल करवाएंगे, उस पर मेरा मार्जिन रहेगा, लेकिन आप भी मुझे सस्ता दो तो मैं भी उसके हिसाब से आपको और काम दे पाऊंगा। एकदम फेयर डील है ना? हेलो, हाँ सर। है ना? एकदम फेयर डील है। तो वही वाला बात, ये जो नॉर्मल बिजनेसमैन सोच नहीं पाता, इसी में इन्होंने काम किया। सिंपल सिंपल थिंग ही ना बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देता है सर। द फ्लाई व्हील कीप्स चगिंग अलॉन्ग। फ्लाई व्हील मतलब ये जो मतलब चक्का है, मतलब ये जो बिजनेस का जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये चगिंग क्या करने का मतलब है सर कि जो राह चलते लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है कंपनी बिजनेस में आने के लिए। मतलब यही चीज कस्टमर अट्रैक्शन में बड़ा फेमस हो गया। चगिंग मतलब कस्टमर अट्रैक्शन। कस्टमर आएगा और कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएगा, बिकॉज सस्ता में मिलने से कौन छोड़ता है? प्लीज टेल मी। सस्ता में मिलने से कौन छोड़ना पसंद करता है सर? मार्केट में मैगी पैकेट 68 रुपीज है, ये अगर आपको बोलते कि 62 में लेके जाओ तो आप क्या बोलोगे? आप अपने माँ को क्या बोलोगे कि माँ पता है हमारे बगल वाले दुकानदार तो 68 में बेचता है, ये तो 62 में दे रहा है। माँ एक काम करते हैं, एक पैकेट छोड़ो 5 पैकेट ले लेते हैं, क्योंकि मैगी तो लगता ही रहता है घर में। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? हाँ सर। यही वाला दिमाग लगाते हैं ना लोग। 68 का प्रोडक्ट 62 में देने का, फिर आप एक की जगह 4 पैकेट और एक्स्ट्रा लिए, तो आप 5 पैकेट लेके घर आ रहे हो, जहां आप बगल वाले दुकानदार से लेते तो एक ही पैकेट ले पाते थे। तो आप मेंटेलिटी वही बना के रखते थे, ठीक है अभी एक ही लेते हैं, लेकिन इसका दाम 6 रुपया कम कर दिया, और 6 रुपया कम के कारण आप इसका कितना सेल कर दिए देखो। अब ये भी अपने सप्लायर को मना लेगा, ये भी अपने सप्लायर को मना लेगा, भाई तुम भी अपना मार्जिन को कम करो मेरे लिए। समझ रहे? अपने सप्लायर को मना लेगा। ये सिंपल स्ट्रेटेजी इन्होंने अप्लाई किया। ये कैटापुलेट दिस कैटापुलेटेड डीमार्ट इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर, एक अलग ही लेवल पर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब आप समझते हो ना सर, आसमान का जो अलग अलग लेवल है, स्ट्रेटोस्फीयर होमोस्फीयर आप लोग जानते हो, इसको अलग अलग ऊंचाई में लेके जा रहा है, ठीक है। द कंपनी हैज कंसिस्टेंटली बोस्टेड सुपीरियर फाइनेंशियल्स एंड द स्टॉक इज एन इन्वेस्टर डार्लिंग। ये तो आप लोगों ने देख ही रहे सर, इन्वेस्टर का डार्लिंग क्यों नहीं होगा? हाँ सर, जो स्टॉक विद इन 4-5 ईयर्स में, वो भी ग्रॉसरी बिजनेस में रह के। ग्रॉसरी बिजनेस की एक सुविधा क्या है? रिस्की है कि रिस्क फ्री है? लो रिस्क बिजनेस है कि हाई रिस्क बिजनेस है? सर लो रिस्क। लो रिस्क बिजनेस। मतलब आपका बिजनेस, मतलब अगर आप बिजनेस कर पाते हो तो बिजनेस में हमेशा जिंदगी भर चलेगा, ऐसा बिजनेस है। लो रिस्क बिजनेस है और बिजनेस में मजा है अगर कर पाओ तो, अगर अब वो आप उस तरह का वॉल्यूम इकट्ठा कर पाओ तो, दैट इज द मेन थिंग। तो ये डार्लिंग है सर। सर कब से सुनाई नहीं दिया? লাস্ট 2 মিনিট। लास्ट 2 मिनट? 1 to 2 মিনিট। 2 মিনিট হবে না, 1 মিনিটস হবে। सर 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। मैंने क्या बताया था लास्ट? इन्वेस्टर डार्लिंग सुना था आप लोगों ने? हाँ हाँ, ये उसके बाद ही। इन्वेस्टर डार्लिंग देखो। हाँ सर, ग्रोसरी के बारे में हाई रिस्क बिजनेस है या लो रिस्क बिजनेस है? वही। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली वही मैं बोल रहा था कि ये इन्वेस्टर का डार्लिंग है। ये तो आप लोगों ने देखा कि कैसे 500 से शेयर एकदम, मतलब 2800, अभी तो 2900 3000 तक भी ये पहुंचा था। तो वही बात है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 थिंग्स बिगन चेंजिंग अ बिट।
क्योंकि स्टार्टर्स द कंपनी हैड हॉल्ट सेलिंग अपैरल एंड मर्चेंडाइज, मतलब जो इसका जो ये भी अपैरल वगैरह बेचता था थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, जैसे बिग बाजार वगैरह में बेचता था, लेकिन ये बेचना बंद कर दिया। ये मेनली रिलाई हो गया सर पूरा पूरी एसेंशियल्स ग्रोसरीज में एंड अदर एसेंशियल्स टू एड देयर टॉप लाइन, मतलब ग्रोसरीज के साथ। हाँ सर बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? सर स्क्रीन का शेयर नहीं सर। ओह सॉरी सर। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है सर? यस सर। हाँ सर। ठीक है सर। तो बेसिकली आप समझ लो कि मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ था कि ये लोग लास्ट मतलब फर्स्ट जब कोविड-19 आया था, अब ऐसे बिजनेस में तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना सर, बड़े बिजनेस में, क्योंकि लोग बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑनलाइन में नहीं है ना सर। ये ऑनलाइन बिजनेस करता है कि ऑफलाइन बिजनेस करता है? ऑफलाइन। तो जब कोविड आएगा तो लोग बाहर निकलेगा क्या? जैसे अभी हम लोग बाहर निकलना ज्यादा पसंद करते हैं कि कम पसंद करते हैं? बहुत ही कम पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा सर। हाँ सर, बहुत ही कम पसंद करते हैं ना बाहर निकलना आजकल। घर से कोई बाहर निकलते ही नहीं है बहुत जरूरत का चीज छोड़ के। तो मुश्किल क्या हो गया सर, यही प्रॉब्लम है। तो कोविड-19 के कारण इसका पहला प्रॉब्लम चालू हुआ था, पर फिर भी ये अपने आप को बना लिया था। तो ये अपैरल वगैरह भी सेल कर रहा था, लेकिन उसको छोड़ दिया, वो रिलाई करके सिर्फ ग्रोसरीज में एंड अदर एसेंशियल्स टू एड देयर टॉप लाइन, मतलब ग्रोसरीज छोड़ के घर को चलाने के लिए जो जो चीजें जरूरी है डेली लाइफ में, वो उस पर फोकस कर दिया। बट दे हैड आल्सो कर्व्ड नीचे मतलब सर जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपना बेस्ट देना, मतलब आप वो सेल करो जिसमें आप जो आपका नीचे सेलिंग है। नीचे सेलिंग मतलब वो चीज जो आपको कंफर्ट आप सबसे बेस्ट कर सकते हो। दिस रिलेटिवली हाई मार्जिन आइटम्स, इनफैक्ट एट वन पॉइंट एक टाइम ऐसा भी था अबाउट 30% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू was being driven by high value stuff, but as lockdowns and health restrictions became commonplace, the demand had to go back to the basics मतलब selling daily use items, and while there were some skepticism मतलब negative vibes है कि चलो सर मार्केट में अभी लोग इतना खरीदेगा नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम आएगा कि इसके बिजनेस में वो वाला बात नहीं होगा, जो प्रॉफिट ही कर रहा था वो प्रॉफिट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये स्पेक्टिसिज्म है, ठीक है, जो एक संदेह, ठीक है, एक आशंका कि नहीं कुछ खराब हो सकता है, शायद बिजनेस में वो वाला बात नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, कंपनीज प्रोस्पेक्ट एवरीबॉडी न्यू डीप डाउन दैट डिमांड वुड स्क्रैप थ्रू, लेकिन सबको एक चीज पता है कि जितना भी डीप डाउन हो जाए डिमांड अपने आप को बचा लेगा। स्क्रैप थ्रू मतलब वो अपने आप को फिर से बचा लेगा, ये इसको आता है। एंड स्क्रैप थ्रू डिड, ऐसे वो पहले भी किया है। जैसे फर्स्ट 6 months आफ्टर द पैंडेमिक वेयर अ बिट डल, डिमांड डिड प्रीटी वेल, मतलब जब बिजनेस बहुत खराब हो गया था 6 महीने के बाद, फिर भी उसने सब्सिक्वेंट मंथ में प्रॉफिट लिया था। लास्ट ईयर का बात कर रहा हूँ। देयर रेवेन्यूज इंप्रूव्ड, इवन लास्ट इस बार भी उसने अच्छा किया, लेकिन अभी तो लॉकडाउन और ज्यादा बढ़ रहा है सर, कोरोना का एक अलग ही लेवल पहुंच रहा है। मार्जिन स्टार्टेड नॉर्मलाइजिंग एंड द कंपनी इवन फॉरवर्ड इनटू ई-कॉमर्स। अब आपको मैं बता दूं, ये ई-कॉमर्स में आ गया सर। इसका ई-कॉमर्स का नाम क्या जानते हो सर? डीमार्ट रेडी। शायद आप लोग इसलिए नहीं सुने बिकॉज ईस्टर्न पार्ट्स में इसका ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है ना सर। हेलो, ये ईस्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, दैट इज वाई हम लोग उतना नहीं जानते। लेकिन सर हम लोग जानते हैं ना, ईस्ट इंडिया में बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये सब बहुत चलता है। इवन बिग बाजार का भी यहाँ पर अच्छा खासा है, स्पेंसर्स, रिलायंस का भी है, जियो मार्ट, बट डीमार्ट अपने आप को अभी नहीं लेके आया, ठीक है। वो अभी सोच रहा है, बाद में करेगा, लेकिन वो भी उसका एक कॉन्सेप्ट है। बट वही बात है सर, डीमार्ट अपने आप को ऑनलाइन में लेके आया। स्टोर फाउंड सॉ द स्लो बट स्टेडी ग्रोथ। ऑब्वियसली मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर पहले से ही है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, वो लोग पहले से ही है, बट ये भी तो अपने लेवल में बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी जो न्यू है तो न्यू है ना, तो ऑनलाइन में ये अपने आप को धीरे धीरे ही सही, जो उनका मतलब लॉयल कस्टमर्स है, वो लॉयल कस्टमर्स इनके साथ रहेगा। लेकिन सर जो एक्स्ट्रा सेल होता था उसकी लिए थोड़ा चिंता हो गया। अब रेवेन्यू डिक्लाइन कर गया 3% के आसपास कंपेयर टू लास्ट ईयर प्रॉफिट फेल अबाउट 14%। रेवेन्यू डिक्लाइन 3% में, प्रॉफिट डिक्लाइन किया 14% में। मतलब आप समझ रहे हो सर, रेवेन्यू डिक्लाइन किया 3% में कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड प्रॉफिट फेल अबाउट 14%। अब बट दे वेयर, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंड दे वर रीजनेबल नंबर्स कंसीडरिंग द इंपैक्ट ऑफ कोविड
had on many other business. In fact, it is really hard for likes of DMart to keep growing at a frantic pace when they can't build new stores. अब इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू स्टोर बिल्ड करना, अपना एक्सपेंशन करना। इसमें इसका मेन ताकत है कि न्यू जगह में इस तरह का स्टोर बिल्ड करके अपना बिजनेस को एक अलग लेवल पे पहुंचाना, ये इसका ताकत है। अब ऐसे हालत में आपको लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा? हाँ सर, ऐसे कोविड इंपैक्ट में क्या वो न्यू स्टोर और बना पाएगा? आपको क्या लगता है? थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ सर, यस सर, थोड़ा मुश्किल है, ऑब्वियसली थोड़ा तो मुश्किल होगा, बिकॉज ऐसे हालत में न्यूली कोई डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वर पुट टू नियर ए हॉल्ट बिकॉज अब लेबर को काम नहीं करा सकते, कोविड का प्रॉब्लम है। पैसा अगर है भी इनके पास, लेकिन लेबर को इकट्ठा करके काम करवाना मुश्किल है, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन है बहुत ज्यादा। अब भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, अब लेबर काम करेगा तो वो लोग तो एक जगह में काम करेगा, तो कोरोना का प्रॉब्लम तो उनको भी है। एंड DMart हैड टू स्क्वीज एक्स्ट्रा फ्रॉम द स्टोर दे ओन, तो जो उनके पास है उसको वहीं से जो भी करना है करना पड़ेगा। अब यही एक प्रॉब्लम है सर, जो धीरे धीरे प्रॉब्लम कर रहा है। अब आपको मैं DMart का रेवेन्यू दिखा रहा हूं सर, आप देखो रेवेन्यू एंड उसका कॉन्करेंट प्रॉफिट, रेवेन्यू और उसके साथ कॉन्करेंट प्रॉफिट को देखो, दिख रहा है सबको DMart का फाइनेंशियल्स का ट्रेंड? हेलो यस सर, देखो सर, फाइनेंशियल ईयर 13 में 3341 का रेवेन्यू अर्न किया था, करोड़ का। हाँ, 3341 करोड़ का प्रॉफिट था 94 करोड़ का। अब परसेंटेज में हिसाब लगा लो सर कि 94 करोड़ 3341 का कितना होता है? कितना होता है सर? 94 डिवाइडेड बाय 3341, अप्रॉक्स 2.8% का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। 2.8% एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज था। फिर सर फाइनेंशियल ईयर 14 में 4686 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ सर 161 करोड़ का। आप देख पा रहे हो सर, जैसे जैसे इसका रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 20 में इवन ड्यूरिंग कोरोना 24,870 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, प्रॉफिट क्या सर 1301 करोड़ का, अप्रॉक्स 5% का। 1301 डिवाइडेड बाय 24,870, 1301 डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हो ना सर, मैं दिखाऊं आपको कैलकुलेटर में? देखो सर कितना मार्जिन रह जाता है ग्रोसरी बिजनेस में। इतना बड़ा बिजनेस है, कितना मार्जिन रख पाता है सर? कितने का सेल करने से कितने का प्रॉफिट आ रहा है? बोलो सर, आप खुद भी कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 1301 करोड़ डिवाइडेड बाय 24,870 करोड़, कितना हुआ सर? 5.23%। हाँ सर, समझ में आया ना? हाँ सर। तो इतना मार्जिन आ जाता है सर, तो इतना रेवेन्यू अर्न करो तो इतना प्रॉफिट आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 21 इसमें भी ये 24,143 का सेल किया, रेवेन्यू अर्न किया, और उसमें भी 1,099 का प्रॉफिट किया। ठीक है, थोड़ा कम हुआ है बिकॉज अभी तो मतलब 21-22 और चल रहा है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि सर आप देख सकते हो कि किस तरह से कंपनी डे बाई मतलब ईयर ऑन ईयर अपना ग्रोथ किया है ग्रोसरी बिजनेस में, कैसे इसका रेवेन्यू बढ़ा है और कैसे इसने अपना प्रॉफिट को बढ़ाया है। एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। सो ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, क्यों डार्लिंग है समझ में आ रहा है सर? क्यों कंपनी का शेयर बढ़ता है समझ में आ रहा है? जो लोग शेयर में मेरे को पूछते रहते हो सर ग्रुप में, मैं देखता रहता हूँ कि सर ये शेयर लेना सही रहेगा, सर वो शेयर लेना सही रहेगा। आप एक सवाल हमेशा अपने आप को पूछना कि कंपनी का पास डेटा चेक करना, ठीक है, कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया और कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, बेसिक बात कर रहा हूँ। बाद में धीरे धीरे आप पीएल, बैलेंस शीट, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, ग्राफ सब सीख लेना सर, लेकिन ये बेसिक काम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। किसी भी कंपनी का डेटा चेक करने का एक सिंपल तरीका, उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट का डेटा चेक करो सर, आपको थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करना आ जाएगा। थोड़ा क्यों, अच्छा खासा आ जाएगा, आप खुद से भी कर सकते हो। ये एक मतलब एक कंपनी का एनालिसिस करके मैं आपको बहुत सारे कंपनी के हिसाब से इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए जरूर बोलूंगा। सो all things considered, the company's performance over the last financial year has been pretty resilient. However, this next year things may be a bit more challenging. In all likelihood, the second wave is probably going to hit differently. हम सब देख रहे हैं, we are already hearing that bulk of the stores are now operating for less than 4 hours. Hardly 4 घंटा store open रहता है. And people expect lockdowns to persist as we ramp up our vaccination program. जब तक पूरा vaccination नहीं हो जाता, लोग बाहर भी नहीं निकलेगा. So the pain will continue.
More importantly, there is also a bit about inventories. But when the मतलब इन्वेंट्री भी एक प्रॉब्लम है, अगर इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा है तो वो खराब भी हो सकता है. When the first wave made landfall, we saw excessive hoarding and bouts of supply chain disruptions. बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब फर्स्ट वेव हुआ था. Essential items trickled, हम लोगों ने सभी ने देखा था, जरूरी नहीं डीमार्ट. हाँ सर, लास्ट ईयर होर्डिंग हुआ था, चीजों का दाम बढ़ा था, याद है आप लोगों को किस तरह से रातों रात दुकान साफ हो गया था, ग्रोसरी स्टोर. हाँ सर, यस सर. याद होगा, सबको याद होगा सर. रातों रात दुकानदार दुकान खाली. हाँ सर, यस ना. हाँ सर. यस सेम प्रॉब्लम डिमांड के साथ भी हुआ होगा, ऑब्वियसली वो भी किसी लाइन में है. बट पॉइंट इज दैट सर कि essential items trickled into demand stores in bits and pieces while demand remained robust. Demand बहुत है, and despite several lockdowns, demand and supply remained in balance. इस बार excess inventories were not a problem. However, this time around the status quo is a bit different. मतलब इस बार कोरोना का जो प्रॉब्लम है थोड़ा अलग है, यही मेन प्रॉब्लम कर रहा है. बट यही वाला बात पॉजिटिव भी है और यही वाला बात नेगेटिव भी है. अब बात क्या है सर, वही एनालिसिस आप खुद घर पे सोचिएगा. द कंपनी डिड एडमिट दैट दे वर अ बिट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डिमांड प्रोस्पेक्ट दिस ईयर. एज द सीईओ पुट इट, द receding threat to pandemic and consequent sales surge in the third quarter, most of the fourth quarter, followed by the oncoming summer and back to school season made us plan more optimistically. मतलब ये लोग अच्छा खासा प्लान तो कर रहा है because they feel that कि मार्केट डिमांड persist रहेगा और मार्केट में सेल भी होगा. लेकिन पॉइंट वही है सर कि किस तरह से ये अपना स्टोर को मैनेज करेगा, बिकॉज पैंडेमिक है, लोग इतना कहाँ से मिलेगा. So if they can't operate their stores at peak capacity and people are generally skeptical of stepping out, अगर लोग बाहर निकलने के लिए नापसंद है, the excess inventories would not sell quickly. जो इनका मेन बिजनेस का आइडिया है कि जल्दी जल्दी इन्वेंट्री को निकालो, वही तो इसका डीमार्ट का मेन बिजनेस है. This might affect their financials, including their margins, which probably explain why the company's stock price saw a decline despite a stellar results for the period between January and March 2021. In fact, many people now believe that DMart has to do something extraordinary to justify its lofty valuations. मतलब ये इतना वैल्यूएबल है तो उस वैल्यूएशन के लिए उसको कुछ करना चाहिए. आप वैल्यू किसी को ऐसे ही नहीं कर देते हो, किसी का गुडविल ऐसे ही नहीं ज्यादा होता है, उसके पीछे वजह होता है, रीजन होता है. And while there are few folks that they are betting on the e-commerce initiative to take off in a big way, I hope कि वो लेगा. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो सीरियसली ई-कॉमर्स को और बेहतर करेगा, इवन अमेजन वगैरह को भी टक्कर देगा. अब वही देखना है. लेकिन ऑफलाइन जिसका मेन एरिया है, क्या वो ऑनलाइन में अपने आप को उस लेवल में बना पाएगा? चैलेंजिंग है, सीरियसली, है ना सर? यस, दिस इज चैलेंजिंग और नॉट. जो ऑफलाइन में फेमस है वो ऑनलाइन में अपने आप को फेमस कर पाएगा? क्या लगता है? थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा है आप लोगों को? 50-50 वही प्रॉब्लम है सर. इसी के कारण स्टॉक में जो मूवमेंट था वो मूवमेंट अभी थोड़ा सा मुश्किल में है. It will have a credible impact on the company's top line. It's a still fledgling initiative and there is absolutely no way DMart will try and expand recklessly on this front. Obviously, ये try जरूर करेगा. So yeah, despite changing fortunes, DMart once again finds itself facing biggest challenge yet. The only question then, will the company be victorious? It is pursued, or will the second wave finally halt or Marunding run the company's stock price? क्या करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है. पर मुझे लगता है ये अपने आप को बचा लेगा. मुझे लगता है ये अपने आप को बचा लेगा. आप लोगों को क्या लगता है? हाँ सर, इतना कुछ. हाँ सर, हाँ सर, बचा लेगा. सुबह बोलो सर, सबको क्या लगता है बोलो. অবভিয়াসলি দাদা, ওরা নিজেরা এখন কাজ শুরু করে দিয়েছে. এইটুকুনি খবর মানে পেয়েছি যে ওরা এখন টোটালি অনলাইনে টক্কর দেওয়ার জন্য আসছে. ओके, ये खबर सुबह के पास है. इसका मतलब सर कुछ तो करेगा. बट हाँ, वही मेरे को भी एक डाउट है. देखो सर, हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है. पॉजिटिविटी ये है कि इसका टॉप क्लास बिजनेस मॉडल जो और इतना दिन का बना हुआ गुडविल और इंसान का जो पॉजिटिव, मतलब इंसान को इस हालत में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? टाटाও কিন্তু टाटा कंपनीও কিন্তু অনলাইনে আসছে. हाँ, टाटा भी ऑनलाइन में आ रहा है. इवन टाटा बिग बास्केट में भी काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका है.
टाटा बिग बास्केट में भी काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और वो खुद भी आ रहा है। अब पॉइंट यही है कि ठीक है टाटा को आने दो, बट इसका तो पुराना कहानी है। ये इतना दिन में अपने आप को जो बिल्ड करके रखा, इतना जल्दी तो वो कस्टमर लॉयल्टी मतलब जाने वाला नहीं है। अब यही देखने वाले बात है कि एवेन्यू सुपरमार्ट अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में किस तरह से चैलेंज को लेता है और एक्सेप्ट करता है। दैट इज द मोर मतलब इम्पोर्टेंट एरिया सभी के लिए है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे डीमार्ट का ओनर हो, सभी के लिए चैलेंजिंग इम्पैक्ट है। इवन ईच एंड एवरी पर्सन आज के डेट में मतलब अपना अर्निंग को बना के रखना सीरियसली, चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो, सभी के लिए बड़ा मुश्किल चल रहा है। लेकिन वही देखने वाले बात है कि सर कितना दिन ये नेगेटिव मूवमेंट देगा और किस हालत में हम इसका नेगेटिविटी को देख सकते हैं। थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन सर ऑब्जर्व करते रहो, थोड़ा मूवमेंट को देखो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड रहो। डीमार्ट अगर थोड़ा गिरे तो मेरे हिसाब से डीप में जाएगा ना तो लेना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। बाकी पर्सनल ओपिनियन सबका होगा, बट मेरे हिसाब से डीप में थोड़ा सा वेट करो, देखना चाहिए। डीप में जाने के बाद इसको ले सकते हैं, बिकॉज इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है सर। बाकी आप लोग बताओ, सुबह तोर की मने হয় বল। हेलो स्नेहाशीष, अरिजीत, बोलो सर, क्या लगता है आप लोगों को? হ্যাঁ দাদা, ओके रूपम, হ্যাঁ অবভিয়াসলি हाँ, 2500 থেকে हाँ सर, 2600 रेंज इट्स द बेस्ट। 25-2600 बेस्ट पे है, मतलब अगर आएगा तो खरीदा जा सकता হ্যাঁ, है। কারণ এটা ওভার ভ্যালু হয়নি। ডিমার্ট আমি অনেক দিন ধরে ট্র্যাক করছি, ওটা ওভার ভ্যালুড না। যদি হিসাব করে দেখেন ওর কম্পিটিটর আছে, কিন্তু ওই যে ও সেগমেন্টে আছে, ওর কিন্তু ওই সেগমেন্টে ওর কম্পিটিটর খুব কম আছে। और बिजनेस মডেলের সাথে ডিপেন্ড করে, उसका হ্যাঁ, बिजनेस মডেলের মডেল সাথে है। খুব ভালো। আর ইভেন ওরা অনলাইনেও চলে আসছে, তো অবভিয়াসলি একটা ভালো গ্রোথের অপশন আছে। এমনি তো অপশন আছে, আর 3-4 বছরের মধ্যে নিফটি 50 কোথায় যেতে চলেছে কেউ ধারণাও করতে পারছে না। और ये निफ्टी 50 में अभी नहीं है, आएगा। ये अभी निफ्टी 50 में नहीं है, बट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। হ্যাঁ, সেটাই আমি বলতে চাইছি যে আরো কিছু লিস্টিং হবে, তখন নিফটি 50 আর থাকবে না, নিফটি 60 হয়ে যেতে পারে। 60 हो जाता है। गुड थिंग सर, चलो सर, अच्छा आइडिया मिल रहा है। ठीक है, सीनियर लोगों को मैं इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ ताकि थोड़ा सा नॉलेज का और थोड़ा शेयरिंग हो। आप लोग समझ रहे हो ना सर, जैसे सुगो है, गोपी है, मतलब अनुभव भाई है, सुमित इज हियर, प्रिया वगैरह और भी है, पर उन लोग का भी एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है सीएमए का, इसलिए वो लोग थोड़ा सा भी चुप है। लेकिन मैं उन लोगों को भी बोलूंगा कि बेसिक के क्लास में ज्वाइन करने के लिए। ऑलमोस्ट हम लोग आ ही गए हैं बेसिक का, जो फिर से जब न्यू बेसिक बैच चालू होगा फिर से चालू करेंगे। बट बेसिकली ये आज थोड़ा सा एडवांस लेवल में बात कर लिए बेसिक में। नॉर्मली पे बेसिक में, हाँ बोलो सर। সত্যি কথা বলতে দাদা, এখন শেয়ার মার্কেটে যে বেস্ট অপরচুনিটি আছে, আর লাস্ট 5 বছরের জন্য नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज এরকম কেউ পাবে না। আর এই যা দেখছে মার্কেট, আর কিন্তু এই প্যান্ডামিক চলে গেলে আর কেউ এই রেঞ্জ বাউন্ড পাবে না। এইটুকুনি আমি 1000% শিওর দিয়ে বলতে পারি, যে কোনো স্টক, বাট সেটা চুজ করতে হবে। मतलब आज अगर कोई खरीदेगा तो फिर वो अगला 5 साल में लेवल में रहेगा। ये হ্যাঁ, কিন্তু সেটা দাদা, সেটা হচ্ছে মেন কথা হচ্ছে ওই মানে এক একটা সেক্টরের যে ফার্স্ট 3টে কোম্পানি আছে তাদের মধ্যে চুজ করতে হবে। অবভিয়াসলি তাদের মধ্যে বেস্ট ভ্যালুয়েশন, চিপ রেট যেটা থাকবে সেটা চুজ করলে আর 5 বছর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে লাগবে না। मतलब अगर इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना सुबह, एकदम सही बात है कि ये जो करंट सिचुएशंस है, जो मार्केट को अभी थोड़ा सा पकड़ के रखा है, बढ़ने नहीं दे रहा है, और ये सिचुएशंस गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर आपके पास पैसा है, आप इस हालत में डरो मत, उल्टा आपका नॉलेज को फटाफट गैदर करो। मैं तो यही बोलूंगा कि अपना नॉलेज को एनहांस करो, और तभी जाके आप रिस्क ले सकते हो। दैट इज द पॉइंट। जिसके पास नॉलेज होता है वो रिस्क टेकर होता है, ये हम लोग सभी को जानते हैं। तो अपना नॉलेज को एनहांस करो, कंपनी का फंडामेंटल को समझो, कंपनी का टेक्निकल को समझो, और जान के आप कंपनी में एनालिसिस चालू करो। उसके साथ देखो सर, ग्रुप डिस्कशन चलता रहता है, आप भी अपने आप में बहुत सारे डिस्कशंस देखते रहते हो, तो इस तरह से आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। और ये सीरियसली बहुत अच्छा टाइम है। मतलब अगर कोई करेंटली इन्वेस्ट करेगा सीरियसली, वो मतलब अगर मैं करोड़पति भी बोल दूं उसको, गलत नहीं बोलूंगा। एग्जैक्टली, बस थोड़ा रिस्क टेकिंग पावर एंड, हाँ ठीक बोले जी।
দাদা কেউ যদি কোনো কিছু না করে যদি রিলায়েন্সের অনলি ফর রিলায়েন্সেই যদি কেউ ইনভেস্ট করে এখন আজ থেকে 10 বছর পরে, সে বলবে যে কি করেছিলাম, আরো কিছু কিনতে পারিনি কেন। কারণ রিলায়েন্স এতভাবে তার মানে কোম্পানিটাকে ডাইভার্সিফাইড করে ফেলছে যে মানে কেউ ধারণাও করতে পারছে না এই 2000 টাকার স্টকটা কোন সময় ওই 40,000-এর কাছে আইশার মোটর বা আপনার আমাদের পেজ ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, তারপর এলএনটি আছে, এমআরএফ এর মতন কবে চলে যাবে কেউ ধারণাও করতে পারবে না। জিলেট আছে, কোলগেট আছে, এরকম আছে, চলে যাবে, কেউ ধারণা করতে পারছে না। কিন্তু কারণ ওরা যেভাবে মার্কেটটা বিস্তার করছে, আদানি বলুন, রিলায়েন্স বলুন, কিন্তু একটু জাস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এইটুকুনি আমাদের সিলেক্ট করতে হবে যে বেস্ট যে কোম্পানিগুলো আছে সেই ক্যাটাগরির ফার্স্ট 3টে বা 4টে শেয়ারের মধ্যে তাকে চুজ করে চিপ কোনটা আছে সেটাই বার করতে হবে, আর কিছু না। হ্যাঁ, হয়তো শর্ট টাইমে হয়তো তার নেগেটিভ রিটার্ন থাকবে, কিন্তু লং পিরিয়ডের জন্য কেউ যদি হোল্ড করতে থাকে, কারোর যদি এক্সট্রা সেভিংস করা থাকে, तो ऑब्वियसली इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप लोग समझ रहे हो ना सर? सुबह भैया का कहना है कि अगर वो करंट लेवल में आप जैसे रिलायंस का एग्जांपल दिया कि ये बहुत बड़ा कंपनी है, वर्सेटाइल कंपनी है, डाइवर्सिफाई है, ये स्टॉक अगर एटलीस्ट कोई अगर रिलायंस को भी स्टॉक को परचेस करता है और उसको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रखता है, शॉर्ट पीरियड में शायद कंपनी अप डाउन दिखेगा, नेगेटिव रिटर्न आएगा, मतलब आपका मतलब रिटर्न नहीं बोलूंगा, नेगेटिव रैली करेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये 30-40 हजार में भी जा सकता है 10 साल में। मतलब जो इमेजिन अभी बहुत लोग कर नहीं सकते, बट हम लोग सीरियसली कर सकते हैं। और यहाँ पर सुबह एकदम सही बोल रहा है। आज 2021 15th ऑफ मई, अगर हम सभी कोई कोरोना में जिंदा रहे तो हम लोग वो दिन देखेंगे सर। एटलीस्ट अगर मैं तो मर सकता हूँ सबसे पहले, आप लोगों से बड़ा हूँ लेकिन सीरियसली सुबह इज राइट सर, एकदम सुबह सही बात कर रहा है। तो वही पहचान कौन, हम सबको पहचानना होगा कि कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक नहीं है। उसी पहचान के लिए आप लोग जैसे अभी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखे, अलग अलग और भी नॉलेज गैदर करते रहो सर। ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ फिर। थैंक यू सुबह एंड सर, थैंक यू सभी को, सबका। आप लोग, मैं भी चाहूंगा सर ऐसे नेक्स्ट क्लास से या फिर आगे आप लोग भी अपना एनालिसिस रखो। हाँ रिजित बहुत डेमोटा देवालेन ना सर। किसे डेमोटा? सर ट्रेडिंग। अरे पगला, ट्रेडिंग का डेमो करने के लिए हम लोगों को सुबह क्लास करना पड़ेगा, मंडे टू फ्राइडे 9:15 को क्लास रखना पड़ेगा, तभी जाके दिखा पाऊंगा ना लाइव। हाँ দাদা ওদের বলে দিন না, ডেমো তো হয় এমনি, জিরোদা ছাড়াও অন্য ডেমো করা যায়, যেটা অনলাইনে শুধু রেজিস্টার করে ডেমো নিজে করতে পারে, ওতে কোনো টাকা লাগে না। না 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 না, ওটাও করতে পারে। না ওটা করতে পারে, এটা বলে দিন না ওকে, আমি বলে দেবো না হলে কি করতে ওটা হয়। জানে, ওটা প্রবলেম না। এমনি ডেমো করতে পারে, ওকে 10,000 না 1 লাখ মতো দিয়ে দেবে এমনি, জাস্ট ভার্চুয়াল। ওটা একটা ভার্চুয়াল একটা হয় না, ওটা চাইছে না, ও সেটা দিয়ে ট্রায়াল করতে পারে ওখানে। শোন তো, ওটা 1 মান্থের ফ্রি থাকে। ও বলছে, ওটা বলছে না, ও বলছে কি একটা সত্যিকারেরই লাইভ দেখাতে, কি যখন মার্কেটটা অন আছে। সেটাই দাদা, আমি বুঝতে পারছি, ওই মার্কেটে অনের মধ্যে সবকিছু হবে। কি এটা বলে দে তাহলে, কি বলে, কি সাইটটা বলে দেবো পরে, আমার এখন মাথায় নেই, একটু কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকা, আমি বলে দেবো। গ্রুপে দিয়ে দিবি তাহলে, স্টক মার্কেট অ্যাডভাইজারি গ্রুপে দিয়ে। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে ওরা ট্রায়াল করতে পারে, মানে পুরো অরিজিনালি, কিন্তু টাকাগুলো যে থাকবে সেগুলো ভার্চুয়াল টাকা, কারোর কিছু টাকা না, ভার্চুয়াল জিনিস। হ্যাঁ স্নেহাশিস বল, কিছু বলছিস? বিনোমত আমার ফোরের ভিডিওগুলোতে করেছিলাম ভার্চুয়াল ট্রেডিংটা, ভার্চুয়াল মানে টাকা দিয়ে দিয়েছিল একটা फ्री डेमो कैश बोले, डेमो कैश तो जो लाइव मार्केट के साथ साथ ही चलेगा। হ্যাঁ, লাইভ মার্কেটের সাথেই করতে হয়, ওটা এমনি जस्ट फॉर नॉलेज गेन, ওটা তোমার পুরোপুরি বোঝা যায়, मतलब आपका एक्चुअल कैश नहीं जाएगा, बट नॉलेज गेन होगा, 1 लाख টাকা মতন দিয়ে দেবে। अच्छा तो ठीक है सर, आप लोग ट्राई करो। अरिजीत ये अच्छा बात बोला है, तो उसके थ्रू से तू मतलब अगर तू डेमो कर लेगा तो फिर जीरोधा में खरीद बाई सेल करना इजी हो जाएगा। ग्रुप में डाल दो ना सर, कौन सा कंपनी क्या डेमो टेस्ट कर सकता है, बस लिख दो नीचे, जिनको भी करना है वो कर सकता है, एडवाइजरी ग्रुप में डाल दो आप लोग। हाँ सर, আমি টাইম বার করে ठीक है, ग्रुप में शेयर कर लो, जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है कर सकता है। ओके सर, ठीक है, ओके गुड नाइट फिर सबको। गुड नाइट गुड नाइट सर, बाय सर।
बाय सर, बाय, स्टे सेफ, स्टे Bye, sir. हेल्दी। Bye, ओके sir. सर, टाटा। ओके टाटा। बाय सर। हाँ सर, बाय, टाटा।